ये ध्यान दो, स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो याद है सबको जो पहले पढ़ाया था आपने? याद है ना? थर्मोडायनेमिक्स का ऑलमोस्ट 11 लेक्चर्स हो गया है, ये 12th लेक्चर है। तो दो ही लेक्चर अपना बाकी है वैसे, एक है आज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस पे और एक और लेक्चर बाकी है गिब्स एनर्जी है। तो इसके पहले का थोड़ा बहुत याद है तुमको जो पढ़ाया था? थोड़ा बहुत याद रहेगा ना? ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पढ़ो, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्या है? की पॉइंट्स ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ओके, तो इंग्लिश वर्ड है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस का मतलब सबको मालूम रहेगा क्या है, राइट? फास्ट, फास्ट, बराबर। तो अगर कोई प्रोसेस को फास्ट रहना है तो क्या क्या पॉइंट्स रहने चाहिए, मतलब क्या क्या नेसेसरी कंडीशन है, बराबर? समझा? क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ हार्ड नहीं है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए कौन सा कंडीशन नेसेसरी है और कब जाके स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होने वाला है, ये सिंपल, राइट? पढ़ो, फर्स्ट पॉइंट पढ़ो। इट ऑकर्स ऑफ इट्स ओन, अपने आप होने वाला है। अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो वो रिएक्शन हमेशा नेचुरल रहेगा। कैसा रहेगा? अपने आप होगा, राइट? अपने आप, कुछ इसमें एक्सटर्नल एजेंट का कोई काम नहीं है। आगे बढ़ो। एंड डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल एजेंसी टू ऑकर। सिंपल सा मतलब ये कि है अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो वो नेचुरल है। नेचुरल का मतलब ये है कि कोई बाहर का कोई एजेंट उसमें कुछ डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, और बाहर का कोई भी एजेंट की वजह से वो रिएक्शन ना तो फास्ट होएगा ना तो रिवर्स जाएगा, या तो फॉरवर्ड जाएगा। समझा? सिंपल बोलने का मतलब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस फर्स्ट पॉइंट में क्या, इट इज अ नेचुरल प्रोसेस। याद रहेगा? पढ़ो फिर एक बार, फिर से पढ़ो, पॉइंट क्या है? इट ऑकर्स ऑफ इट्स ओन एंड डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल एजेंसी टू ऑकर। एक्सटर्नल एजेंसी की वजह से कुछ होने वाला नहीं है वहां पे कुछ भी। समझा? फर्स्ट पॉइंट इजी है ना, मतलब नेचुरल प्रोसेस, सिंपल। सेकेंड पॉइंट, इट प्रोसीड्स इन वन, एक ही डायरेक्शन में जाएगा, एक ही डायरेक्शन में जाएगा। कुछ भी चेंजेस करने का ट्राई कर लो, रिटर्न कभी नहीं जाने वाला है प्रोसेस। समझा? आगे फुल वापस पढ़ो। इट प्रोसीड्स इन वन डायरेक्शन एंड कैन नॉट टेक प्लेस इन, कभी रिवर्स नहीं। क्या पढ़ना? रिएक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं यहाँ पे हम। कोई भी रिएक्शन अगर वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल रहेगा और आगे फॉरवर्ड ही जाने वाला है। रिवर्स आएगा तो क्या डबल एरो डालूं मैं वहाँ पे? डबल एरो नहीं आएगा ना। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये कि जो भी प्रोसेस अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो वो हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन। कुछ भी कर लो, एक्सटर्नल प्रेशर चेंज करो, टेम्परेचर चेंज करो, कुछ नहीं होने वाला है। रिटर्न कभी जाएगा? रिटर्न नहीं जाने वाला। ओके, एक बार फिर से पढ़ो जरा, पॉइंट नंबर 2 क्या है? इट प्रोसीड्स इन वन डायरेक्शन एंड कैन नॉट टेक प्लेस इन अपोजिट डायरेक्शन अनलेस द एक्सटर्नल स्टिमुलेंट इज प्रेजेंट। कुछ अलग से समझो, कुछ ऐसा कुछ कर दिया तुम लोगों ने, बराबर? कुछ कैटलिस्ट वगैरह है, समझो कुछ एक्सटर्नल कुछ तो एजेंट्स है जिसके वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको रिटर्न कर सकते हैं। समझ आ रहा है पॉइंट कैसा है? तो अभी तक हमने 2 पॉइंट देखा कि पहला क्या, ये नेचुरल है, ऑफ इट्स ओन, बराबर, अपने आप होने वाला है। एक्सटर्नल एजेंसी की वजह से कुछ इफेक्ट नहीं होने वाला, राइट? वहाँ पे इफेक्ट नहीं होगा। और सेकंड पॉइंट में क्या देखा? यूनिडायरेक्शनल, बराबर। और जब तक कोई एक्सटर्नल स्टिमुलेंट नहीं है, बराबर, तुम्हारा वो प्रोसेस रिटर्न नहीं जा सकता है। समझा? मतलब इन शॉर्ट वो फॉरवर्ड ही जाएगा हमेशा। देखो बहुत सारा यहाँ पे रिएक्शन कर रही है, देखो ये रिएक्शन दिख रहा है, डबल एरो है नहीं, ये डबल एरो है, ये सब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। जितना भी ये सब बोर्ड पे आज जो भी लिखा है वो सब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3 पढ़ो। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कैन बी रैपिड और स्लो। कुछ भी हो सकता है, फास्ट भी हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन एक ही रहेगा। अगर एक्सटर्नल स्टिमुलेंट चेंज किया तो रिवर्स जा सकता है, नहीं तो तब तक नहीं जाएगा। ऐसा आगे फोर्थ पॉइंट, द प्रोसेस कंटिन्यूज टिल इक्विलिब्रियम इज, इक्विलिब्रियम याद है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ, अगर ये दोनों रिएक्शन का रेट सेम होता है तो जाके तुम्हारा वो जो प्रोसेस है वो कैसा हो जाएगा? इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। समझा? तो बोलने का मतलब है देखो कोई भी प्रोसेस, कैसा भी केमिकल रिएक्शन रहने दो, वो अल्टीमेटली उसको कहाँ पे आना है? इक्विलिब्रियम पे आना ही है। होता है ना इक्विलिब्रियम पे, रिवर्स रहेगा तो ही इक्विलिब्रियम। स्टिमुलेंट चेंज किया तो रिवर्स आता है ना, बराबर, तो रिटर्न आता है। ध्यान दो यहाँ पे बात नहीं। तो हम लोगों ने क्या देखा पॉइंट नंबर 4 में, ये प्रोसेस कब तक कंटिन्यू होने वाला है? टिल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आएगा तब तक कंटिन्यू होएगा। पॉइंट याद रखो, जाते तुमको पूछेगा सब कुछ में, बराबर? तो याद है अभी तक क्या पॉइंट पढ़ा है? इट ऑकर्स ऑफ इट्स ओन एंड डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल एजेंसी टू ऑकर, उसकी वजह से एक्सटर्नल एजेंसी से कुछ नहीं होने वाला, राइट? सेकंड पॉइंट याद है? इट प्रोसीड्स इन वन डायरेक्शन एंड कैन नॉट टेक्स प्लेस इन अपोजिट अनटिल अनलेस, कब तक? एक्सटर्नल स्टिमुलेंट इज प्रेजेंट। थर्ड पॉइंट में तुमको याद रहेगा, या तो रैपिड हो सकता है या तो स्लो। फिर फोर्थ पॉइंट में क्या बताया? कब तक कंटिन्यू होने वाला है? टिल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। सिंपल। लास्ट पॉइंट देखो, आगे ना वर्ड नेचुरल मैंने पहले यूज किया था ना पे कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कैसा प्रोसेस है? नेचुरल। द स्पॉन्टेनियस मींस नेचुरल प्रोसेस टेंड्स, एक्चुअली वहां पे टेंड्स है, टेंड्स का मतलब मालूम है ना? ट्राई, बराबर।
tends to occur in a direction that leads to, पहले बताया ना प्रोसेस कब तक जाएगा, जब तक इक्विलिब्रियम आता नहीं है तब तक प्रोसीड होने वाला है ना। और इक्विलिब्रियम जब तक, वही स्टेटमेंट तो देखो ना अलग वर्ड्स में लिखा है, वही स्टेटमेंट है बराबर। एक बार फिर से पढ़ो पॉइंट, फिफ्थ वाला पॉइंट क्या है, द स्पॉन्टेनियस मीन्स नेचुरल प्रोसेस टेंड्स टू ऑकर इन, ये वो डायरेक्शन में जाएगा जहां, मतलब जहां उसको जाके इक्विलिब्रियम मिले, ऐसा कुछ राइट, टेंड्स टू ऑकर इन दैट डायरेक्शन दैट लीड्स टू इक्विलिब्रियम। तो सिंपल पॉइंट है, 5 पॉइंट याद रहेगा तुमको शायद ना। फर्स्ट पॉइंट याद है, इट ऑकर्स बाय इट्स ओन, बड़ा सिंपल, एंड डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल एजेंसी टू ऑकर, बाहर से कुछ नहीं होने वाला राइट, कुछ भी कर लो। फिर सेकंड पॉइंट देखा है, इट प्रोसीड्स इन, कब तक, जब तक तुम लोग एक्सटर्नल स्टिमुलेंट नहीं लेके आते हैं राइट। फिर थर्ड पॉइंट याद है क्या हो सकता है, इट रैपिड और स्लो। फोर्थ पॉइंट में तुमको याद रहेगा कब तक ये प्रोसेस आगे जाएगा, जब तक इक्विलिब्रियम रीच नहीं होता तब तक, और इक्विलिब्रियम रीच होने के लिए सब कुछ काम होने वाला, समझो यही पॉइंट है। लास्ट पॉइंट नंबर 5 देखो, ये 12th लेक्चर है ये चैप्टर का, और ऐसा ही 1-1, 2-2 आवर का लेक्चर हो गया है, ये 12th है, 11 लेक्चर हो गया है ना। तो ट्राई करो, जो न्यू है थोड़ा ट्राई करो समझ देगा, क्योंकि 11 ऑलमोस्ट समझो ना 11 लेक्चर हो गया 2-2 घंटे का, तो ये एकदम एंड में हम लोग, ये सेकंड लास्ट लेक्चर, इसके बाद लास्ट खत्म, समझा। तो पॉइंट याद रहेगा, सब कुछ याद रहेगा ना, बोलो याद है। फर्स्ट ऑकर्स ऑफ इट्स ओन, सिंपल बराबर। फिर सेकंड पॉइंट क्या देखा मैंने, यूनिडायरेक्शनल, वन डायरेक्शन में एक्सटर्नल स्टिमुलेंट प्रेजेंट है तो अपोजिट जाएगा। थर्ड पॉइंट स्लो और रैपिड हो सकता है। फोर्थ इक्विलिब्रियम पे आने, इक्विलिब्रियम अटेन करेगा राइट है, ऐसा देखा था इक्विलिब्रियम स्टेज। और मतलब यहाँ पे नेचुरल पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट ऑलमोस्ट सेम है, देखो फोर्थ वाला और फिफ्थ वाला पॉइंट, सिंपल ना। चलो तो ये क्या पढ़ा हम लोग ने, ये की पॉइंट्स है, की पॉइंट्स किसके लिए, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस मतलब एकदम फास्ट प्रोसेस राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी, एनर्जी और स्पॉन्टेनिटी में क्या रिलेशन है वो सब देखते हैं। आज पूरा थियरी टॉपिक है, आज कुछ मैथमेटिक्स नहीं, आज पूरा थियरी है। पढ़ो फर्स्ट पॉइंट पढ़ो, द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन अ डायरेक्शन इन विच एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज, बराबर, एनर्जी जहां पे लो होता है ना, लोअर होएगा, वहीं पे तुम्हारा वही डायरेक्शन में क्या जाएगा, रिएक्शन। इन शॉर्ट इक्विलिब्रियम के डायरेक्शन में रिएक्शन जा रहा है, बराबर ना, समझा। अच्छा, एनर्जी कम कभी होता है बताओ, जब सिस्टम सराउंडिंग से एनर्जी गेन किया तो एनर्जी कम होता है क्या, सिस्टम ने सराउंडिंग को एनर्जी दिया तो कम होता है, सिस्टम ने एनर्जी दिया ना सराउंडिंग को तो ना, अरे सिंपल है, लॉस ऑफ एनर्जी अगर हुआ तो एनर्जी लो हो जाता है ना, मालूम है ना। एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रहेगा तो लॉस ऑफ हीट ना, और एंडोथर्मिक मतलब गेन करेंगे। हमको किधर जाने का है, हमको वहां जाना है जहां पे सिस्टम की एनर्जी कम होने वाला है, तो एक्सोथर्मिक में जाना पड़ेगा कि एंडोथर्मिक में जाना पड़ेगा, एक्सोथर्मिक। समझा, लग के तो ऐसे, तो स्टार्टिंग में तो ऐसे लग रहा है कि क्या रहेगा, आगे और पॉइंट है तुमको वहां पे एकदम क्लियर होएगा, बराबर। तो फर्स्ट पॉइंट अभी तक समझा है क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, बराबर। पढ़ो एक बार फिर से पढ़ो, क्योंकि थियरी है, पढ़ना पड़ेगा एक बार। द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन अ डायरेक्शन इन विच द एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज लोअर्ड, सिस्टम का एनर्जी जिधर कम रहेगा वही डायरेक्शन में तुम्हारा रिएक्शन आगे जाने वाला, वही डायरेक्शन में प्रोसीड करने वाला। सेकंड पॉइंट, अच्छा ये आगे, ये अगला बाकी है, पढ़ो जरा क्या, इट इज अकम्पनीड बाय रिलीज, ये हमको समझ में आता है पॉइंट क्या है। सिस्टम का एनर्जी कम सिर्फ एक ही कंडीशन में हो सकता है, वो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, राइट ना। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में सिस्टम एनर्जी लॉस करता है, एनर्जी लॉस किया ना सिस्टम ने, मतलब क्या, अकम्पनीड बाय रिलीज ऑफ, लॉस मतलब रिलीज ऑफ एनर्जी, एक ही बात है ना, समझ में आता ना इतना तुमको, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखो, एक मिनट को, अभी तक तुमको क्या लग रहा है कि जो स्पॉन्टेनिटी है, कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस सिर्फ तब हो सकता है जब रिएक्शन कैसा है, एक्सोथर्मिक, ऐसा लग रहा है ना। आगे पढ़ो, देखो थोड़ा कंफ्यूजन क्लियर होगा, देखो आगे पढ़ो। द रिएक्शन बिटवीन NaOH, मान क्या नाम, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड राइट, इज अ, अगर ये एक्सोथर्मिक है तो ऐसा लग रहा है कि ये क्या है, स्पॉन्टेनियस। अरे अभी बताया ना ऊपर मैंने, कोई भी सिस्टम अगर एनर्जी लॉस करता है मतलब उसका एनर्जी लो हो जाएगा, राइट है ना। और अगर एनर्जी लो हो रहा है तो जो भी उसके अंदर रिएक्शन हो रहा है वो एनर्जी लो के डायरेक्शन में ही जाने वाला है, समझा। तो वो रिएक्शन एकदम फास्ट रहेगा, स्पॉन्टेनियस। तो बोलने का एग्जांपल यहाँ पे दिया कि सेकंड पॉइंट एक एग्जांपल है, रिएक्शन बिटवीन NaOH एंड HCl, कैसा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक, राइट। और अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है मतलब वो कैसा रहेगा, स्पॉन्टेनियस, बराबर। लेकिन एक पहले क्लियर कर लो, ऐसा मतलब नहीं तो तुमको कि हमेशा स्पॉन्टेनियस सिर्फ एक्सोथर्मिक में ही आएगा, ऐसा देख के स्टार्टिंग में लग रहा है ना तुमको कि अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो वो कैसा रिएक्शन रहेगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। आगे वाला पढ़ो, नेक्स्ट पॉइंट, आइस मेल्ट्स, आइस मालूम है, बर्फ मेल्ट हो गया, राइट। आइस मेल्ट स्पॉन्टेनियसली अबव 0 डिग्री सेल्सियस पे रहेगा तो आइस रहेगा ना। अरे फ्रिज का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस रहता है ना, तो आइस रहता है। फ्रिज के अंदर रेफ्रिजरेटर के अंदर आइस मेल्ट होता है क्या, नहीं ना, बाहर निकालेंगे तो मेल्ट होएगा ना। हाँ,
तो 0 डिग्री सेल्सियस के आगे जाना पड़ेगा, अबव, बराबर, और आगे और कुछ दिया बाय एब्जॉर्बिंग हीट। अब जरा ये सुनो, आइस टेम्परेचर बताओ, अगर ये आइस क्यूब में है तो टेम्परेचर कितना रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस ना, बराबर। अगर मैं 0 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का टेम्परेचर दूं तो ये आइस क्या करेगा, मेल्ट होने स्टार्ट हो जाएगा ना, ऐसा मेल्ट होने स्टार्ट होएगा। ये मेल्ट कैसे होगा, अगर ये मेल्ट हो रहा है, मेल्ट होने के जरा पहले बताओ मेरे को, इसके पास जो हीट रहेगा वो कम रहेगा कि ज़्यादा रहेगा? अरे ठंडा है ना, हीट कम रहेगा ना, इसके पास जो हीट रहेगा वो कम रहेगा। अगर इसको मेल्ट होने का है तो इसको हीट एब्जॉर्ब करना पड़ेगा ना, कहाँ से एब्जॉर्ब करेगा, सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करेगा। सराउंडिंग से जब ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो बताओ अब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया कि एक्सोथर्मिक हो गया? लेकिन फिर भी ये क्या है, स्पॉन्टेनियस है, ये जो बताया ना, ये फिर भी ये क्या है, पहले समझ में आया, पहले क्या देखे थे हम लोग, अरे पहले हम लोग देख रहे थे कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन सिर्फ एक्सोथर्मिक में होता है, लेकिन ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें क्या है, एंडोथर्मिक है लेकिन फिर भी क्या है, स्पॉन्टेनियस। याद है क्या एक्सोथर्मिक का स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का एग्जांपल, बोलो क्या था, NaOH एंड, एक क्या लिखा है, NaOH एंड HCl, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है जो स्पॉन्टेनियस है। और एंडोथर्मिक का क्या देखा, आइस मेल्ट कर अबाउट 0 डिग्री सेल्सियस। तो पढ़ो एक बार, पॉइंट नंबर 3 पढ़ो, आइस मेल्ट्स देखो लिखा क्लियर स्पॉन्टेनियसली, मतलब ये प्रोसेस कैसा है, जबकि ये रिएक्शन कैसा है, एंडोथर्मिक, समझा? तो अभी क्लियर हुआ, जरूरी नहीं है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन रहेगा तो ही क्या है तुम्हारा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, एंडोथर्मिक रहेगा तो भी हो सकता है स्पॉन्टेनियस, समझा? हाँ, तो क्या पढ़ता है, आइस मेल्ट स्पॉन्टेनियसली अबव बाय एब्जॉर्बिंग, एब्जॉर्ब किया ना हीट, किधर से किया, सराउंडिंग से, बाय एब्जॉर्बिंग हीट फ्रॉम सराउंडिंग, इट इज अ, लेकिन फिर भी वो स्पॉन्टेनियस है, बराबर ना? अब देखो धीरे धीरे तुमको कंफ्यूजन आता है, कैसे मालूम पड़ेगा कि एक्सोथर्मिक है मतलब स्पॉन्टेनियस है, क्योंकि एक्सोथर्मिक में भी स्पॉन्टेनियस आ रहा है, एंडोथर्मिक में भी क्या आ रहा है, ये मालूम पड़ेगा हमको एंट्रोपी में, बराबर, इधर आके मालूम पड़ेगा, समझा? अभी कंफ्यूजन है ना तुमको यहाँ पे कि कैसे मालूम पड़ेगा कौन सा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है, बराबर? अभी तो कंफ्यूजन है, एक्सोथर्मिक का भी एक रिएक्शन है जो स्पॉन्टेनियस है, एंडोथर्मिक का भी एक रिएक्शन है जो स्पॉन्टेनियस है, बराबर? तो कहीं मालूम पड़ेगा, एंट्रोपी जब पढ़ाएगा तब है, जब ये आगे पढ़ा ना एंट्रोपी तभी देखेंगे। चलो तो ये एक एग्जांपल हुआ, और एक एग्जांपल देखो, पढ़ो, NaCl डिसॉल्व्स, नमक, बराबर, NaCl डिसॉल्व्स स्पॉन्टेनियसली इन वाटर विथ एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। देखो स्पॉन्टेनियस ना, और हीट को क्या किया इसने, मतलब कैसा रिएक्शन है, तो एंडोथर्मिक का 2 रिएक्शन हो गया, समझो, बराबर ना? एंडोथर्मिक का एक एग्जांपल क्या है, मेल्टिंग ऑफ आइस, सेकंड डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट ना NaCl, दोनों एंडोथर्मिक है लेकिन दोनों क्या है, स्पॉन्टेनियस, ये थर्मिक है तो भी वो क्या है, समझा? कंफ्यूजन है, तो ये कंफ्यूजन कौन दूर करने वाला है, हमारा एंट्रोपी पढ़ाने वाला, आगे एंट्रोपी, 2 ही टॉपिक बाकी अपना, एक एंट्रोपी और एक गिब्स एनर्जी। गिब्स एनर्जी आज छोटा सा टॉपिक होना है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में लोग करेंगे गिब्स एनर्जी। अभी तक याद है क्या क्या पढ़ा अपन ने, बोलो याद है? पहला बताओ क्वेश्चन क्या पढ़ा, की पॉइंट्स ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, याद है? इट ऑकर्स ऑफ इट्स ओन, बराबर, एंड डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल एजेंसी टू ऑकर, याद है ना? सेकेंड पॉइंट पढ़ा, इट प्रोसीड्स इन, कब तक, एंड कैन नॉट बी टेक प्लेस इन अपोजिट डायरेक्शन अनलेस, कब तक हो सकता है, एक्सटर्नल स्टिमुलेंट जब तक नहीं आएगा तब तक। स्लो रैपिड कैसा भी हो सकता है ना, थर्ड पॉइंट, अरे भूल गए, स्लो रैपिड कैसे भी हो सकता है। फोर्थ पॉइंट क्या देखा, जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आएगा तब तक प्रोसेस आगे जाएगा, और इक्विलिब्रियम का मतलब हम लोग ने यहाँ पे देखा, बराबर, टेंड्स टू ऑकर, यार इक्विलिब्रियम का एक और मतलब देखा कि जहाँ पे एनर्जी कम होता है वो डायरेक्शन में जाएगा ना, वो यहाँ का फर्स्ट पॉइंट था ना हमारा, अरे याद है ना? तो ये 5 पॉइंट तो तुमको याद है बराबर। की पॉइंट याद रखो, मेन टेक स्पेस ऑफ इट्स ओन, फिर वो यहाँ पे देखा 1 डायरेक्शन, फिर रैपिड स्लो याद रखो, इक्विलिब्रियम याद रखो, ये सब मेन पॉइंट याद रखो। फिर ये पॉइंट याद है यहाँ का क्या पढ़ा अपन ने, बराबर? यहाँ पे याद है, यहाँ पे क्या पढ़ा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन सच अ डायरेक्शन जहाँ पे एनर्जी क्या रहता है, कम, जहाँ पे एनर्जी लो रहता है, ऐसा है, बराबर? फिर अपन ने एक रिएक्शन देखा जो एक्सोथर्मिक था, कौन सा रिएक्शन था, रिएक्शन बिटवीन NaOH एंड एक्सोथर्मिक है लेकिन फिर भी क्या है, स्पॉन्टेनियस। फिर हम लोगों ने एंडोथर्मिक को 2 एग्जांपल देखा, पहले आइस को मेल्ट किया, वो एंडोथर्मिक है लेकिन वो क्या है, स्पॉन्टेनियस, समझा? फिर हम लोगों ने NaCl का डिसोल्यूशन देखा, वो कैसा है, एंडोथर्मिक लेकिन फिर भी वो क्या है, समझा? तो पॉइंट अभी तक समझा है? तो अभी तक हमको क्लियर नहीं मालूम पड़ रहा है, कैसे मालूम पड़ेगा स्पॉन्टेनिटी, बराबर? एक लास्ट पॉइंट पढ़ो जरा, लास्ट पॉइंट, इट इज देयरफॉर क्लियर दैट एक्सोथर्मिसिटी, देखो हम लोग को पहले क्या लग रहा था, पहले देख के क्या लग रहा था कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो स्पॉन्टेनियस, लेकिन बाद में क्लियर हुआ ना यहाँ पे, हाँ पढ़ो एक बार फिर से पढ़ो, इट इज देयरफॉर क्लियर दैट एक्सोथर्मिसिटी इज नॉट अ सफिशिएंट क्राइटेरिया, ये जरूरी नहीं है कि एक्सोथर्मिक रहेगा तो स्पॉन्टेनियस, क्योंकि अपने को एंडोथर्मिक भी स्पॉन्टेनियस मिला है, बराबर ना? इट इज देयरफॉर क्लियर दैट एक्सोथर्मिसिटी इज नॉट अ
सफिशिएंट क्राइटेरिया टू डिसाइड स्पॉन्टेनिटी, समझा? स्पॉन्टेनिटी सिर्फ हम लोग एक्सोथर्मिक्स या फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन देख के नहीं बता सकते, समझा है ना? उसके लिए क्या पढ़ना पड़ेगा हमको? एंट्रोपी। समझा अभी तक क्या क्या पढ़ाया? बोलो। इधर 3 रिएक्शन हुआ, बताओ। पहला रिएक्शन क्या था? एक्सोथर्मिक क्या था? रिएक्शन बिटवीन NaOH एंड HCl। सेकंड रिएक्शन मेल्टिंग ऑफ आइस। थर्ड डिसोल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर ना, बराबर? ये देखा था, याद रहेगा तुमको। थियरी कंटेंट है, पढ़ेंगे तो आ जाएगा बहुत इजी। चलो पढ़ते एंट्रोपी। एंट्रोपी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान दो। एंट्रोपी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जेडब्ल्यू नीट वगैरह बहुत बार आ चुका है एंट्रोपी, एक फेमस क्वेश्चन है इस पर। देखो एक बात बताओ, अगर समझो सॉलिड स्टेट है, राइट ना? अगर सॉलिड स्टेट है तो जो अंदर के जो भी एटम्स वगैरह रहेंगे वो डेफिनेट शेप में रहता है ना। इधर जो भी कंस्टिट्यूएंट, मैं एटम्स मॉलिक्यूल्स आयन वगैरह नहीं बोलेगा, मैं डायरेक्ट बोलता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, बराबर? कुछ भी हो सकता है ना कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। क्या क्या रह सकता है बताओ? एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयन, कुछ भी हो सकता है। कौन सा स्टेट है? सॉलिड ना। इधर बताओ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या मूव कर सकता है क्या? ये मार्कर के अंदर जो भी पार्टिकल मूव हो रहा है क्या? अच्छा कुछ नहीं कर रहा, बराबर? चलो आते हैं लिक्विड में। समझो आइस है ये, बराबर? आइस है, बराबर? आइस। अब इसको मेल्ट कर दिया, इसको हीट दिया, क्यों हीट दिया? और ये क्या हो गया? अभी मेल्ट हो गया। अब क्या हो गया? वाटर ना, H2O लिक्विड फॉर्म में, बराबर? इसके अंदर जो भी इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है क्या वो मूव हो सकता है? हाँ मूव होता है। क्या वो पानी के बाहर हवा में जाएगा? ऐसा नहीं होता है ना, अंदर रहता है ना उसके लेवल के अंदर। मतलब इधर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मूव होता है, बराबर? आगे सुनो। अब इसको और हीट कर दिया, वाटर से क्या बन जाएगा? वाटर, ये लिक्विड स्टेट में था ना, अभी तक लिक्विड स्टेट में था। अब बोलो कि क्या बन जाएगा? अब गैस ना, H2O का गैस का वेपर मिलेगा ना तुमको, H2O गैस फेज में मिलेगा, बराबर? एक क्वेश्चन का आंसर दो, सिंपल, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल मालूम है? रैंडमनेस मूवमेंट, बराबर? हाँ। तो रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल या फिर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल किस में ज़्यादा है? सॉलिड, लिक्विड के गैस में? रैंडमनेस मूवमेंट, किधर मूवमेंट ज़्यादा हो रहा है? गैस में होता है, बराबर? तो जो रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल है ना, उसको ही बोलते हैं हम लोग एंट्रोपी। देखो अभी तक पढ़ाया नहीं, मैं एकदम शॉर्ट में तुमको बता रहा है एंट्रोपी का मतलब क्या है। एंट्रोपी का मतलब क्या है? जस्ट रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल, पार्टिकल, आयंस, कुछ भी, समझा? याद रहेगा? याद रहेगा? अरे वाइवा में पूछते हैं, वाइवा में ओरल के टाइम में फेमस क्वेश्चन है, व्हाट इज एंट्रोपी? याद रहेगा? एंट्रोपी मींस रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स, आयंस और एटम्स, कुछ भी, समझा? स्टार्ट करते, पढ़ो। कंसिडर द फॉलोइंग प्रोसेस। क्या प्रोसेस? यही वाला प्रोसेस जो बताया ना तुमको, यही प्रोसेस है उधर। याद है क्या हो रहा है? यहाँ पे सॉलिड है तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के पास डेफिनेट शेप है, मूवमेंट नहीं हो रहा है। जैसे हीट दिया क्या बन गया? लिक्विड। अभी अंदर का कांस्टेंट पार्टिकल मूव हो सकता है, और हीट दिया, अंदर का कांस्टेंट पार्टिकल को ज्यादा ही मूवमेंट कर सकता है अभी ना। तो तीनों में से एंट्रोपी ज्यादा किधर रहेगा? गैस वाले फेज में। एंट्रोपी मतलब रैंडमनेस, इधर बहुत ज्यादा एंट्रोपी है, समझा? चलो पढ़ते हैं। हाँ फर्स्ट पॉइंट पढ़ो, समझा दिया है, जस्ट तुमको पढ़ने का है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, समझा ना यहाँ पे? यही फर्स्ट पॉइंट पढ़ो। इन सॉलिड स्टेट वाटर क्यों बोल रहा है? अरे मैं आइस को एग्जांपल लिया, याद है क्या? आइस के अंदर भी H2O का ही मॉलिक्यूल रहेगा ना। हाँ, इन सॉलिड स्टेट वाटर मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन डेफिनाइट ऑर्डर। देखो ना एक प्रॉपर ऑर्डर सा दिख रहा है यहाँ पे। ऐसा ऑर्डर यहाँ पे मिलेगा क्या तुमको? सबसे खराब ऑर्डर यहाँ पे रहेगा ना। देखो सुनो, इसको बोलते हैं हाईली ऑर्डर्ड स्टेट। क्या बोलेंगे इसको? ये वर्ड आएगा वहाँ पे, इसके लिए भी समझ लो। इसको क्या बोलेंगे? सॉलिड में क्या आएगा तुमको? हाईली ऑर्डर्ड या फिर ऑर्डर्ड स्टेट बोल सकते हैं। इसको बोलते हैं डिसऑर्डर्ड स्टेट। डिसऑर्डर, ऑर्डर है क्या प्रॉपर? अरे मॉलिक्यूल किधर भी मूव हो सकता है अंदर, इसको बोलेंगे डिसऑर्डर्ड स्टेट। ये रहेगा हाईली डिसऑर्डर्ड स्टेट, इधर किधर भी मूव हो सकता है ना मॉलिक्यूल। स्टेट समझा क्या? कैसा? हाईली ऑर्डर्ड बोल सकते हैं या फिर ऑर्डर्ड, चलेगा। इधर डिसऑर्डर्ड स्टेट और ये हाईली डिसऑर्डर्ड स्टेट। ये सब वर्ड आने वाला है, इसके लिए पहले बता दिया। चलो पढ़ते फिर से एक बार। इन सॉलिड स्टेट पढ़ो, वाटर मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन डेफिनाइट ऑर्डर। प्रॉपर ऑर्डर ना, यहाँ पे प्रॉपर ऑर्डर है, लेकिन आगे व्हेन आइस मेल्ट्स, आइस ना, ये आइस की बात कर रहे हैं, इधर डेफिनाइट ऑर्डर है हमारे पास। अब इसको क्या कर दिया? मेल्ट और लिक्विड बना दिया। कहां से हम लोग? हाँ, व्हेन आइस मेल्ट्स ऑर्डर्ड से, याद बताया था ये स्टेट को दो नाम है, क्या क्या था? हाईली ऑर्डर्ड या फिर दूसरा, देखो आया ना एक वर्ड यहाँ पे यूज हुआ, ऑर्डर्ड स्टेट, राइट? पढ़ो, ऑर्डर्ड स्टेट टेंस, टेंस मतलब ट्राई, बराबर? ऑर्डर्ड स्टेट टेंस टू बिकम, इसको डिसऑर्डर बोलते हैं ना। अरे अभी बताया ना तुमको, अब ये इसकी बात की तो क्या बनने वाला है? हाईली डिसऑर्डर्ड, बहुत इजी है। चलो तो कहां तक थे हम लोग? व्हेन आइस मेल्ट्स ऑर्डर्ड स्टेट टेंड्स टू बिकम डिसऑर्डर। और अभी हमारे पास वाटर ना, पानी, लिक्विड स्टेट। अब इसको जब हीट किया तो ये क्या बन जाएगा? गैस फेज में ना, वेपर बन जाएगा, बराबर? उसके आगे पढ़ते किधर गया? व्हेन वाटर वेपराइजेस द, देखो एक चीज और, एक और चीज सुना, देखो ध्यान दो। दो नाम बताओ जरा, इसका क्या बताया? हाईली ऑर्डर्ड और आंसर देने का, बिना आंसर दिए नहीं याद होएगा, बोलने का। क्या था? हाईली ऑर्डर्ड और ऑर्डर्ड। सेकेंड और एक नाम सुना है, इसको बोलते हैं लेस डिसऑर्डर्ड स्टेट। क्यों मालूम है?
इससे ज्यादा डिसऑर्डर्ड ये है ना, समझा क्या? वापस क्या नाम था बताओ, दो नाम, हाईली ऑर्डर्ड स्टेट, सेकंड डिसऑर्डर, लेस डिसऑर्डर, ये एक ही नाम है, हाईली डिसऑर्डर्ड स्टेट। बस इतना ही चाहिए अपने को। अपन किधर से फिर यहाँ पे व्हेन ना, पढ़ो व्हेन से पढ़ो। व्हेन वाटर वेपराइजेस, मतलब इससे इधर जा रहे हैं, व्हेन वाटर वेपराइजेस क्या होता है, द लेस डिसऑर्डर्ड स्टेट, ये ना लेस डिसऑर्डर्ड स्टेट, ये क्या बन जाएगा, हाईली डिसऑर्डर्ड स्टेट। किधर गया, द लेस डिसऑर्डर्ड स्टेट बिकम्स, समझ गया ना, समझा रहेगा ना तुमको, इजी है बराबर। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। अभी देखो तो समझा क्या तुमको पहला पॉइंट? अरे अभी तक हम लोग एंट्रोपी पे आए, लेकिन तुमको पहले एंट्रोपी बता दिया मैं। एंट्रोपी का मतलब बताओ, डिफाइन बताओ। रैंडमनेस ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, कुछ भी हो सकता है बराबर। चलो तो हाँ, सेकंड पॉइंट पढ़ो। ड्यूरिंग मेल्टिंग ऑफ आइस एंड वेपराइजेशन ऑफ वाटर, बराबर, डिसऑर्डर और रैंडम। अच्छा है, एक क्वेश्चन का आंसर दो, एक क्वेश्चन का आंसर दो। देखो मेरे पास पहले सॉलिड, बराबर, सॉलिड स्टेट है, हम लोग सॉलिड से जा रहे हैं लिक्विड स्टेट में। किधर से किधर गए? इधर का जो मॉलिक्यूल है वो मूव हो सकता है क्या? इधर जो मॉलिक्यूल है मूव हो सकता है? तो बताओ एंट्रोपी जो है, एंट्रोपी एस मतलब, एंट्रोपी को एस से डिनोट करते हैं, इधर आएगा बीच में बराबर। एस मतलब क्या रहेगा, एंट्रोपी, ठीक है। तो बताओ डिसऑर्डर्ड स्टेट बड़ा कि कम हो गया? ये पहले से ऑर्डर्ड था ना, ये ऑर्डर्ड है, यहाँ पे ध्यान दो, ये ऑर्डर्ड स्टेट है, ये क्या है, डिसऑर्डर्ड। तो मैं बोल रहा है जब हम लोग सॉलिड से लिक्विड जा रहे हैं तो वो डिसऑर्डरिंग बढ़ रहा है, कम हो रहा है? बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना। तो सॉलिड से लिक्विड गए तो क्या होएगा, डिसऑर्डर। एक और आंसर दो, एंट्रोपी बढ़ेगा कि कम होएगा? एंट्रोपी मतलब रैंडमनेस, बढ़ेगा बराबर। डिसऑर्डर्ड स्टेट भी बढ़ेगा और एंट्रोपी भी। एक और क्वेश्चन का आंसर दो। अगर मैं रिटर्न आया तो समझो ऐसा, इसको वाटर को फ्रीज में रख दिया, वो सॉलिड बन जाएगा ना, बर्फ बन जाएगा ना, आइस। तो जब पहले लिक्विड था तभी मूवमेंट हो सकता है ना मॉलिक्यूल के अंदर, जब सॉलिड बन गया तो नहीं हो सकता है ना, तो नहीं हो सकता है। तो बताओ ये वाले केस में तुम्हारा वो जो डिसऑर्डर्ड स्टेट है वो क्या होएगा, कम होएगा। डिसऑर्डर्ड स्टेट कम होएगा और एंट्रोपी भी। सिंपल ना, अरे एंट्रोपी मतलब ही डिसऑर्डरिंग, सिंपल ना, रैंडमनेस। हाँ यही है पॉइंट नंबर। हाँ एक मतलब है, अगर मैं सॉलिड से लिक्विड आ रहा है तो एंट्रोपी बढ़ रहा है कम हो रहा है, बढ़ रहा है। और डिसऑर्डर, समझा ना तुमको, क्या ऐसे बोल रहे हैं? हाँ अगर लिक्विड से गैस गए तो डिसऑर्डर, पहले बताओ, डिसऑर्डर बढ़ेगा और डिसऑर्डर हो गया ना, एंट्रोपी। हाँ वो भी एंट्रोपी बढ़ गया ना, मतलब बोलने मतलब सॉलिड से लिक्विड गए तो डिसऑर्डरिंग बढ़ता है, लिक्विड से गैस गए तो। देखो सुनो, आप सुनो, सॉलिड से लिक्विड मतलब मेल्टिंग, मेल्टिंग ना, अरे मेल्ट। लिक्विड से गैस मतलब वेपराइजेशन, समझा? तो दो वर्ड याद रखो, मेल्टिंग के टाइम पे और वेपराइजेशन के टाइम पे डिसऑर्डरिंग बढ़ता है और साथ में एंट्रोपी भी। वही पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2 फिर से पढ़ो, पढ़ो। ड्यूरिंग मेल्टिंग बताया ना, मेल्टिंग, अरे अभी बताया मेल्टिंग, और दूसरा क्या, वेपराइजेशन। ड्यूरिंग मेल्टिंग एंड वेपराइजेशन, किसका वेपराइजेशन, वाटर का। डिसऑर्डर और हाँ डिसऑर्डर का एक और नाम है रैंडमनेस, ये बताया लगता ना अभी तुमको। हाँ डिसऑर्डर और रैंडमनेस बढ़ेगा कम होएगा, बढ़ेगा ना। ये क्या, इधर से इधर गया, इधर से इधर ना, बढ़ेगा, समझा ना तुमको, इजी एकदम। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। हाँ ये जो डिसऑर्डर है और ये जो रैंडमनेस है, इसको मेजर करने वाले प्रॉपर्टी का नाम क्या है, एंट्रोपी। बताया ना एंट्रोपी क्या करता है, एंट्रोपी मेजर्स द रैंडमनेस और डिसऑर्डरिंग ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। सिंपल बराबर। एक बार फिर से पॉइंट नंबर, अच्छा पढ़ा ही नहीं बताया, पॉइंट नंबर 3 पढ़ो। द डिसऑर्डर और रैंडमनेस इज मेजर्ड बाय, बताया ना ये कौन करेगा ये काम, एंट्रोपी करेगा, समझा? तो अभी तक 3 पॉइंट हुआ, याद है क्या 3 पॉइंट क्या क्या पढ़ाया मैंने तुमको? देखो एक बार देखते हैं। सॉलिड में डेफिनाइट, बोलो पढ़ा ना तुमने, डेफिनाइट क्या रहता है, ऑर्डर, डेफिनाइट ऑर्डर रहता है ना अरेंजमेंट का। जैसे ही हम लोग इसको लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पे डिसऑर्डर बढ़ जाता है ना, मतलब डिसऑर्डर आता है बराबर। और जब ये इधर से इधर आता है तो ये हाईली डिसऑर्डर, मतलब देखो एक मिनट फिर से, सॉलिड से लिक्विड गए तो ऑर्डर, ये और डेफिनेट ऑर्डर्ड स्टेट किस में कन्वर्ट होता है बताओ, डिसऑर्डर। और जब इधर से इधर आए तो, रुको किधर से किधर जा रहे बताओ, लेस डिसऑर्डर्ड स्टेट से। ये पॉइंट है ना, ये पहला पॉइंट था ना, फर्स्ट पॉइंट। फिर सेकंड पॉइंट याद है, मेल्टिंग के टाइम पे और कौन बढ़ता है, हाँ एंट्रो बोल सकते हैं, एंट्रो भी बोल सकते हैं, डिसऑर्डर बोल सकते, चलता है, राइट आंसर है। फिर ये जो रैंडमनेस या फिर डिसऑर्डर को मेजर कौन करता है, समझा ना पिता करे, इजी पॉइंट है एकदम बराबर। लास्ट पॉइंट, ये तो बहुत इजी है। देखो अगर समझो कोई भी सिस्टम का डिसऑर्डर या फिर रैंडमनेस बहुत ज्यादा है तो उसका एंट्रोपी ज्यादा है, यही पॉइंट है, पढ़ो लास्ट पॉइंट। ग्रेटर द डिसऑर्डर ऑफ सिस्टम लार्जर इज द, सिंपल है ना, नहीं सिंपल है, इजी है ना।
याद है अभी तक जो पढ़ाया मैं तुमको? अरे पूछेगा, याद रहना चाहिए तुमको। याद है फर्स्ट वाला पॉइंट? बोलो। इट ऑकर्स ऑफ इट्स ओन एंड डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल एजेंसी टू ऑकर। सेकंड पॉइंट याद है? एक ही डायरेक्शन, बराबर, लेकिन रिवर्स जा सकता है, कभी एक्सटर्नल स्टिमुलेंट रहेगा तो ही जाएगा। थर्ड पॉइंट, रैपिड भी हो सकता है, स्लो भी हो सकता है। फोर्थ पॉइंट याद है? जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आएगा तब तक जाएगा। इसका फर्स्ट पॉइंट याद है? जिधर लोअर एनर्जी मिला वो डायरेक्शन में जाएगा, समझा? फिर सेकंड पॉइंट अपन ने एग्जांपल देखा था, कैसा रिएक्शन था वो? एक्सोथर्मिक। किसका रिएक्शन? NaOH एंड प्रोसेस कैसा था? स्पॉन्टेनियस, बराबर। फिर सेकंड एंडोथर्मिक का रिएक्शन अपन ने देखा, क्या था? मेल्टिंग ऑफ आइस। कैसा प्रोसेस? स्पॉन्टेनियस। एंडोथर्मिक रिएक्शन है, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। फिर हम लोगों ने और एक एंडोथर्मिक देखा, क्या? NaCl, नमक को डिसॉल्व किया पानी के अंदर, NaCl डिसॉल्व्ड इन वाटर, राइट? वो भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है और रिएक्शन कैसा है? फिर यहाँ पे हमको एक चीज मालूम पड़ा कि जरूरी नहीं है कि एक्सोथर्मिसिटी रहा तो ही क्या रहेगा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, समझा ना? उसके लिए हम लोग क्या पढ़ना पड़ेगा हमको? एंट्रोपी। एंट्रोपी याद है? सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। सॉलिड का दो नाम, ऑर्डर्ड स्टेट, हाईली ऑर्डर्ड स्टेट, डिसऑर्डर्ड स्टेट, लेस डिसऑर्डर्ड स्टेट, हाईली ऑर्डर्ड, हाईली डिसऑर्डर्ड स्टेट। ऑर्डर यहाँ पे, ऑर्डर तो यहाँ पे आएगा, राइट है? फिर सेकंड पॉइंट अपन ने देखा कि जब भी मेल्टिंग होता है और जब भी वेपराइजेशन होता है, क्या होता है एक्चुअल में? उधर रैंडमनेस बढ़ता है, डिसऑर्डर बढ़ता है, एंट्रोपी भी बढ़ता है, एक ही मतलब, राइट? फिर अपने थर्ड पॉइंट में देखा कि अगर डिसऑर्डर या फिर ये रैंडमनेस को मेजर करने वाले प्रॉपर्टी का नाम एंट्रोपी। और लास्ट में देखा जितना ज्यादा डिसऑर्डर या फिर रैंडमनेस रहेगा उतना ज्यादा एंट्रोपी है। समझा इतना? बोलो, समझ गया? अब थोड़ा मैथमेटिक्स आएगा यहाँ पे, थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स है, समझा ना? अभी तक याद है सबको? ओरल होगा जाते जाते तो ही जाएंगे तुम लोग यहाँ से। नेक्स्ट पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 32 पढ़ो। क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ, ये तो एंट्रोपी का, ये तो सिंपल देखा ना। एंट्रोपी का अगर सिर्फ इतना जरूरी नहीं है कि मतलब रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल खत्म, ऐसा थोड़ी होता है, बहुत बड़ा टॉपिक है बराबर। चलो पढ़ते एकदम डिटेल में कि क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी। या दो चीज, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव ना। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? क्वांटिटेटिव, बराबर। चलो पढ़ते, बहुत सिंपल है। एंट्रोपी का डिफाइन तुमको मालूम है पहले से, क्या मेजर करता है वो? और डिसऑर्डर, एक ही मतलब है। पढ़ो, फर्स्ट पॉइंट तो बहुत ईजी है। एंट्रोपी इज मेजर ऑफ मॉलिक्यूलर, जरूर नहीं मॉलिक्यूलर, एटम भी हो सकता है गैस वाले केस में, फ्री रेडिकल वाले केस में हो सकता है, बराबर। हाँ, अब एक डिफाइन से पॉइंट बना, पॉइंट नंबर 2 देखो। एस मतलब पहले बताया तुमको मैं, एस मतलब क्या है? एंट्रोपी। डेल्टा मतलब क्या रहता है? चेंज। याद सबको मालूम है ना? डेल्टा का मतलब क्या है? तो डेल्टा एस मतलब क्या रहेगा? चेंज इन एंट्रोपी। अरे सिंपल है, एस मतलब डेल्टा मतलब चेंज ना, तो पूरा नाम क्या रहेगा? चेंज इन एंट्रोपी। ये क्या है? ये पूरा इसको क्या बोलते हैं? रेशो अपॉन ना, रेशो है, रेशो है, बराबर। किसका रेशो है? क्यू मतलब, क्यू मतलब बताओ पहले, क्यू मतलब क्या रहता है? हीट। क्यू मतलब, अरे तो बता रहे कि क्यू लेके आए, देखो ना सराउंडिंग से हीट। ReV जो लिखा है नीचे सफिक्स में, उसको बोलते हैं रिवर्सिबल, रिवर्सिबल फॉर्म में हीट लेके आए, समझा? और नीचे T मतलब क्या है? टेम्परेचर। हीट का यूनिट क्या रहता है? हीट एक एनर्जी है ना, हीट का यूनिट रहता है जूल, मालूम है ना सबको? टेम्परेचर का यूनिट क्या रहता है? नीचे केल्विन, ऊपर गया तो मालूम है ना इतना, तो ये सब क्या बताओ बरा। अब देखो जरा ध्यान से, फिर से एक बार, डेल्टा एस को क्या बोलते हैं? चेंज इन एंट्रोपी। बोलो आंसर तो तभी आएगा तुमको। डेल्टा एस मतलब QReV मतलब क्या? पूरा नाम सुनो, पूरा नाम सुनो। हीट ट्रांसफर्ड इन रिवर्सिबल मैनर, याद रहेगा? QReV का मतलब क्या है? हीट ट्रांसफर्ड इन रिवर्सिबल मैनर। T मतलब क्या? अब पॉइंट जरा सुनो, ध्यान सुनो, देखो। चेंज इन एंट्रोपी is defined as the ratio of heat transferred in reversible manner to the temperature ना। ये वो अच्छा, ये टेम्परेचर का यूनिट क्या रहेगा? टेम्परेचर इन केल्विन ना। ये वो टेम्परेचर है जहां पे ये पूरा प्रोसेस हो रहा है ना, तो फिर हमको बोलना पड़ेगा, राइट है? टू द टेम्परेचर इन केल्विन एट विच चेंज टेक प्लेस। फिर से एक बार फिर से बोलता, जरा ध्यान सुनो, इधर पढ़ो मत, मेरा जो वर्ड है वो सुनो। चेंज इन एंट्रोपी, बराबर। चेंज इन एंट्रोपी is defined as the ratio of heat transferred in reversible manner to the, मतलब नीचे आ गया, to the temperature in Kelvin। ये कौन सा टेम्परेचर है? at which the change takes place या फिर occurs, चलता है। ट्राई करेंगे एक बार, क्या वापस बोलूं? बोलो एक बार, अरे बोलो, ट्राई करेंगे, बोलो, ट्राई करो, बोलो क्या है? चेंज इन एंट्रोपी
is defined as the ratio of heat transferred in reversible manner to the temperature in Kelvin ना, ये कौन सा टेम्परेचर at which change takes place, याद तो है ना, आता है ना, बोलो, समझा रहेगा। चलो अब इधर जो लिखा हो पढ़ते हैं, ये तो मैंने बनाया, ये जरा पढ़ो, जरा उधर क्या लिखा पढ़ो। द चेंज इन एंट्रोपी मतलब डेल्टा एस ना, ऑफ अ सिस्टम, सिस्टम का ही रहेगा और किसका रहेगा, बराबर, ऑफ अ सिस्टम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हीट ट्रांसफर्ड इन रिवर्सिबल मैनर, QRE भी बोलते हैं ना उसको, टू द टेम्परेचर इन, अरे वही है ना जो अपन पढ़ा, खाली एक्स्ट्रा वर्ड वहां पे क्या है, सिस्टम। चेंज इन एंट्रोपी किसका है, सिस्टम का है। बोलेंगे एक बार बिना देख के, उधर बिना देख के उधर मत देखो, बोलो क्या बताओ। चेंज इन एंट्रोपी इज डिफाइंड, अच्छा एक मिनट, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हीट ट्रांसफर्ड इन रिवर्सिबल मैनर टू द टेम्परेचर इन केल्विन, कभी एट विच द चेंज टेक्स प्लेस या फिर चेंज ऑकर्स, चलता है ना। तो 2 पॉइंट हो गया ना अपना, हो गया। आगे सुनो, देखो ये जो एंट्रोपी है ना, एंट्रोपी S और डेल्टा S को क्या बोलेंगे, अरे इधर ध्यान दो, लास्ट बेंच लोग इधर ध्यान दो। S मतलब क्या और डेल्टा S मतलब क्या, दोनों स्टेट फंक्शन है, दोनों क्या है, स्टेट फंक्शन का मतलब मालूम है क्या, जो करंट स्टेट पे डिपेंड कर रहा है, हिस्ट्री पे डिपेंड नहीं करता है या फिर पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, समझा है क्या। अरे बोलो, अभी समझो मेरे पास वाटर था लिक्विड स्टेट में, इसको मैंने बना दिया आइस सॉलिड स्टेट में, तो अभी करंट स्टेट बताओ क्या है, सॉलिड। तो जो भी प्रॉपर्टी करंट स्टेट पे डिपेंड करेगा, हिस्ट्री पे या फिर पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टेट फंक्शन। तो ये जो हमारा एंट्रोपी है और चेंज इन एंट्रोपी मतलब एंट्रोपी चेंज, बराबर, दोनों कैसा है, स्टेट फंक्शन, याद रहेगा, सिंपल पॉइंट है। पढ़ो एक बार पॉइंट नंबर 3, एंट्रोपी और एंट्रोपी चेंज सिस्टम का ही रहता है ना, इज अ, अरे सिंपल पॉइंट एकदम, बराबर ना। चलो तो 3 पॉइंट याद है तुमको, बोलो, ठीक है। देखो अब तुमको मैं एक रीजन बताता है कि ये फॉर्मूला बना कैसे है। देखो डेल्टा एस में ये QREV ऊपर क्यों आया और ये टेम्परेचर T नीचे क्यों आया, उसका रीजन है हमारे पास ये 2 पॉइंट में, बराबर। तो ध्यान से सुनो, देखो तो पॉइंट पढ़ने की जरूरत नहीं, अपन खुद से अपना लॉजिक बनाएंगे, जरा ध्यान दो इधर। अगर समझो हमारे पास कोई एक, समझो कोई एक सॉलिड फॉर्म में कोई सब्सटेंस है, बराबर, या फिर लिक्विड ही समझो, लिक्विड है समझो, हमारे पास वाटर इन लिक्विड स्टेट है, बराबर, वाटर इन लिक्विड स्टेट ना, पानी लिक्विड। अगर मैं इसको हीट दूं, अगर मैं इसको सराउंडिंग से हीट दूं, तो ये वाटर लिक्विड से कौन से स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, गैस ना, H2O लिक्विड, बराबर। अब जरा पॉइंट का आंसर दो, सुनो, सॉरी गैस ना इधर, हाँ। तो हीट देने के वजह से, हीट देने की वजह से, एक मिनट को, S का काम बताओ जरा, S क्या करता है, S क्या करता है, मेजर करता है किसको, रैंडमनेस। अगर इसका मतलब ये हुआ, अगर रैंडमनेस बढ़ा तो S भी समझा ना, यही मतलब है। अब सुना, तुम लोग आंसर बताएंगे। देखो अगर मैंने कोई भी सिस्टम को, ये सिस्टम है अपना, ये सिस्टम है, अगर मैंने कोई भी सिस्टम को हीट दिया, मतलब हीट बढ़ा रहा है, तो इसके अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स वगैरह रहेगा उसका रैंडमनेस बढ़ता है कि कम होता है, बढ़ जाता है ना, बढ़ेगा ना, बढ़ जाता है। तो रैंडमनेस बढ़ाना मतलब, देखो मैंने हीट बढ़ाया, हीट सप्लाई बढ़ाया, तो रैंडमनेस बढ़ा, रैंडमनेस बढ़ा मतलब एंट्रोपी बढ़ा, दोनों सेम सेम है। अरे ये बढ़ा है तो भी बढ़ रहा है ना, तो बताओ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली आएगा, मतलब ऊपर आएगा ना ऐसा, अरे सामने सामने आएगा ना, क्यों ऐसा आ रहा है बताओ, एक बढ़ा है दूसरा बढ़ रहा है ना, इसके लिए QREV ऊपर है न्यूमरेटर में, समझा क्या। अगर सोचो, अगर मैं हीट बढ़ाऊं और रैंडमनेस कम हो गया, अगर रैंडमनेस कम हो गया मतलब एंट्रोपी कम हो गया, तो मैं ऐसा लिखता, तो वो तुम्हारा QREV नीचे आता, नीचे, समझा, ऐसा आता, उसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, समझा। ऐसा कभी होएगा, सिंपल लॉजिक है। अगर दोनों बढ़ा तो डायरेक्टली नहीं, पढ़ा है अपन 11th में, कितनी बार पढ़ा है ना, समझा तुमको, QREV ऊपर क्यों आ रहा है, समझा। अगर हीट दिया तो अंदर जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है उसका रैंडमनेस बढ़ता है, मतलब उसका काइनेटिक एनर्जी, मोशन कर रहे हैं मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है ना। अभी मैं रुका है, मेरे पास कौन सा एनर्जी रहेगा, सिर्फ पोटेंशियल। मैं मूवमेंट किया तो काइनेटिक ना, तो अंदर जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मूव हो रहा है ना, तो उसका कौन सा एनर्जी बढ़ गया, काइनेटिक, समझा। फिर से एक बार, हीट दिया, क्यों दिया, हीट दिया, हीट देने के वजह से उस जो मॉलिक्यूल है उसने रैंडम मोशन किया, मतलब उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया, समझा, मतलब एंट्रोपी बढ़ गया ना, हीट बढ़ाया एंट्रोपी बढ़ गया, तो दोनों सामने सामने आ गया ना ऐसा, बराबर। पढ़ो, अब पढ़ो, तुमको क्लियर समझा मैं जो बताया, बोलो क्या, फिर से बताओ एक बार, समझा रहेगा ना। पढ़ो एक एक पढ़ो, फिर से इधर फिर से बताया, पढ़ो क्या है, व्हेन हीट इज एडेड, क्यों हीट ऐड किया ना, याद है मैं इधर क्यों हीट ऐड किया ना,
व्हेन हीट इज एडेड टू द, ये मेरा सिस्टम है, इट्स मॉलिक्यूलर मोशन, बताया ना, उसका रैंडमनेस बढ़ेगा। रैंडमनेस किसकी वजह से बढ़ रहा है? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है ना। आगे बढ़ो। ड्यू टू इंक्रीज इन, अरे वही है ना जो उधर लिखा है, वही तो बता रहा मैं तुमको, राइट है, ड्यू टू इंक्रीज इन। हाँ, अगर फिर से एक बार देखो, हीट सप्लाई बढ़ा दिया अपन ने, बराबर, वो जो भी अंदर मॉलिक्यूल्स था उसका रैंडम मोशन, रैंडमनेस बढ़ गया, बराबर। रैंडमनेस क्यों बढ़ा उसका रीजन ही पहले बता दिया, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है। देखो 3-4 चीज कनेक्टेड है, हीट दिया, रैंडमनेस हुआ, क्यों हुआ? काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया, मतलब रैंडमनेस ज्यादा हो रहा है ना, तो एंट्रोपी ज्यादा है, सिंपल लॉजिक है ना। तो वही आगे लिखा, देखो 10 पढ़ो, क्या बोलते हैं इसको? चेंज इन एंट्रोपी, राइट। एंट्रोपी देखो और में लिख सकते हैं, एंट्रोपी और चेंज इन एंट्रोपी, राइट। 10 चेंज इन एंट्रोपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, 10 चेंज इन एंट्रोपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट सप्लाइड इन रिवर्सिबल मैनर ना, बराबर है, समझा क्यों ऊपर आया। चलो अब मैं तुमको ये सिखाता है कि वो जो है ना, ये अपना जो टेम्परेचर नीचे क्यों आया, वो जो टी है वो नीचे क्यों आया। देखो नीचे आया, इसका मतलब क्या है? ज्यादा टेम्परेचर रहेगा, ज्यादा टेम्परेचर पे काम करेंगे तो एंट्रोपी क्या रहेगा? कम रहेगा, ये मतलब है ना इसका, ये प्रूफ भी होना चाहिए। अरे दोनों, ये देखो ना, ये दोनों बढ़ा तो सामने सामने आया ना ऐसा, तो अगर एक कम होता रहेगा तो उसको नीचे आना पड़ेगा, फिर इसका मतलब है इधर उल्टा होएगा, ये बढ़ रहा है तो ये कम होएगा, ऐसा कुछ होएगा ना। चलो पढ़ते जरा ध्यान दो। देखो अगर समझो हमारे पास कोई एक सब्सटेंस है जो ऑलरेडी बहुत हाई टेम्परेचर पे है, समझो हमारे पास कोई ऐसा सब्सटेंस है जो ऑलरेडी कैसा है? हाई टेम्परेचर पे। समझो हमारे पास कुछ है सब्सटेंस, बराबर, कोई सब्सटेंस है जिसका ऑलरेडी टेम्परेचर क्या है? ज़्यादा है, ऑलरेडी आप पहले से टेम्परेचर क्या है? ज़्यादा है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा टेम्परेचर पे इसको हीट दे रहा हूँ, समझा? हीट कभी भी दे सकते हैं ना। तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, मैंने एक ऐसा सब्सटेंस लिया जिसका पहले से टेम्परेचर क्या है, मतलब पहले से वो सब्सटेंस बहुत गर्म है, राइट, उसमें हम लोग थोड़ा सा हीट ऐड कर रहे हैं। अब बताओ इसमें हाई टेम्परेचर पे तुमने हीट ऐड किया ना, हाई टेम्परेचर था, इसका मतलब अंदर पहले से जो तुम्हारा मॉलिक्यूल से पहले से रैंडम मोशन कर रहा है, और तुमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा हीट दिया, क्या वो रैंडमनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा? ऐसा नहीं होएगा ना, समझा? ज़्यादा फर्क पड़ेगा क्या? नहीं ना। दूसरा एक एग्जांपल लो, समझो हमारे पास आइस है, डायरेक्ट आइस 0 डिग्री सेल्सियस ना, बहुत कम टेम्परेचर ना, बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर। अगर मैं यहाँ पे इसको थोड़ा भी हीट करूँ, ये मेल्ट कर गिरने लगेगा ना फटाफट, समझा? तो बताओ दोनों में से कौन से केस में तुम्हारा रैंडमनेस ज़्यादा रहता है? आइस वाले केस में ना, समझा? सिंपल पॉइंट है एकदम। ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट दिया, देखो हाँ तुम लोग ही आंसर दे रहे, ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट दिया, ज़्यादा रैंडमनेस आया क्या? मतलब कम रैंडमनेस है, मतलब एंट्रोपी भी कम है। अरे रैंडमनेस मतलब एंट्रोपी, तो एंट्रोपी कम ना। इधर आओ, कम टेम्परेचर ना, टेम्परेचर कैसा है? कम टेम्परेचर पे हीट दिया, रैंडमनेस बहुत ज़्यादा आ गया ना, मतलब एंट्रोपी, देखो उल्टा आ गया ना अभी। अरे उल्टा आ गया, पहले याद है हीट भी बढ़ा है, वो भी बढ़ गया था ना, ऐसा उल्टा है। इसका मतलब क्या है? जो एंट्रोपी है तुम्हारा, फिर चेंज इन एंट्रोपी, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। समझा पॉइंट क्या है? अरे एकदम ईजी है, समझा? ये जो बताया पॉइंट पढ़ू, अगर ये समझा रहेगा तो ही समझेगा तुमको पॉइंट, समझा नहीं चीज़? अब पढ़ो पढ़ो। इफ सर्टन, थोड़ा सा, इफ सर्टन अमाउंट ऑफ हीट इज एडेड टू अ सिस्टम एट, पहले से जो ज्यादा टेम्परेचर पे उस पे हम लोग हीट ऐड कर रहे हैं, समझा? इफ सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट इज एडेड टू अ सब्सटेंस ऑलरेडी एट हाई टेम्परेचर, जो पहले से ऑलरेडी टेम्परेचर हाई पे, क्या होएगा? बोलो। देन डिसऑर्डर कॉज इज लेसर, कम रहता है ना। अरे कम रहता है किसके कंपैरिजन में? उतना ही हीट अगर मैं कोई दूसरे सब्सटेंस को दूं जो पहले से कम टेम्परेचर पे, इससे यहाँ पे कम आएगा ना रैंडमनेस। बोलो क्लियर ना? पूरा पढ़ेगा, फिर से पढ़ो। इफ certain amount of heat is added to a system at higher temperature, the disorder value is, या फिर the disorder cost is lesser, किसके कंपैरिजन में? than caused by adding same amount of heat to the system, वो वाले सिस्टम पे at lower temperature ना, समझा? अरे इधर से समझा दिया, पहले ही खाली पढ़ रहे थे अपन, समझा? इसका मतलब क्या है कि डेल्टा एस और टी डायरेक्टली है कि इनवर्सली है? समझा? टी क्यों नीचे आया, समझा? क्यों रिवर्सिबल ऊपर क्यों आया, समझा रहेगा तुमको ना? इजी है ना? समझा? क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी, बोलो याद है ना जो पढ़ा है अभी तक? ठीक है, चलो आगे बढ़ते, पढ़ो। नेक्स्ट क्या है? एंट्रोपी एंड, फिर से आते हैं हम लोग हमारे स्पॉन्टेनिटी पे। याद है मैंने क्या बताया? स्पॉन्टेनिटी का एक्चुअल आंसर तुमको किधर मिलेगा? किधर मिलेगा? एंट्रोपी मिलेगा ना। एंट्रोपी में बताया था ना पूरा। अरे इधर याद है स्पॉन्टेनिटी में कंफ्यूज हो गए थे, एंडोथर्मिक में भी स्पॉन्टेनियस आया, एक्सोस में भी स्पॉन्टेनियस, तो कभी नहीं मालूम पड़ रहा कुछ भी, बराबर? तो मैंने तुमको क्या बताया था? तुमको स्पॉन्टेनियस किधर मालूम पड़ेगा?
हाँ अब आया टाइम, चलो इधर पढ़ते हैं, वो भी अभी भी इधर आधा इन्फॉर्मेशन है। सेकेंड लॉ में क्लियर मालूम पड़ेगा कि स्पॉन्टेनियस कभी रहेगा। देखो इधर लिखा भी ऑलमोस्ट, दिख रहा है उधर लिखा ना वहाँ पे, हाँ तो उधर जब मैं यहाँ पहुँच जाएगा तो वो एकदम क्लियर हो जाएगा कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कभी रहता है और नॉन स्पॉन्टेनियस कब रहता है बराबर। चलो पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, एंट्रोपी एंड स्पॉन्टेनिटी। चलो एक और यहाँ पे देखते हैं, एक और चीज देखो पढ़ो, द एंट्रोपी इंक्रीजेस व्हेन, आपने देखा ना आइस लिक्विड से यार सॉलिड से लिक्विड होता है, रैंडमनेस बढ़ता है, रैंडमनेस बढ़ता है और एंट्रोपी बढ़ता है, और एक जगह पे एंट्रोपी बढ़ता है लिक्विड से गैस ना, अरे वो भी देखा ना, हाँ तो इधर तो एक ही एग्जांपल है, द एंट्रोपी इंक्रीजेस व्हेन आइस मेल्ट्स अबव 0 डिग्री सेल्सियस, अरे वो भी दिया है यहाँ पे, वो भी दिया ना, एंड वाटर वेपराइजेस अबव, बोथ आर, दोनों स्पॉन्टेनियस है, दोनों स्पॉन्टेनियस पहले से बोल दिया राइट है, दोनों स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है और दोनों का एंट्रोपी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। थोड़ा बहुत समझ में आएगा तुमको अभी क्या हो रहा है यहाँ पे। देखो अभी तुमको एक प्रॉपर यहाँ पे रिलेशन मिला है। देखो अभी तक यहाँ पे क्या हो रहा था, एक्सोथर्मिक में भी स्पॉन्टेनियस, एंडो में भी स्पॉन्टेनियस, अभी एकदम क्लियर मालूम पड़ा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस तब रहेगा जब एंट्रोपी बढ़ेगा। समझ में आ रहा है, अरे धीरे धीरे पिक्चर क्लियर हो रहा है अभी यहाँ पे, समझा। एंट्रोपी इंक्रीज हो रहा है तो वो टाइम पे तुम्हारा प्रोसेस कैसा है, अगर एंट्रोपी कम हुआ तो नॉन स्पॉन्टेनियस, बराबर ना, फास्ट नहीं रहेगा ना प्रोसेस। चलो तो पहला पॉइंट समझा क्या, बोलो एक एग्जांपल लिया यहाँ पे, एग्जांपल पढ़ो क्या है, पढ़ो। देखो देखो अभी भी तुमको एक कंफ्यूजन आएगा, पहले बता दे रहा है। देखो अभी तक क्या क्या हुआ पहले सुनो। हम लोगों ने देखा वैसे मेन गेम पूरा स्पॉन्टेनियस के ऊपर ही है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी है जो नेक्स्ट लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में कराएगा मैं तुमको। देखो स्पॉन्टेनिटी में पहले हमको यहाँ पे मालूम पड़ा एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो स्पॉन्टेनियस, फिर मालूम पड़ा एंडो तो भी स्पॉन्टेनियस, तो कंफ्यूज हो गया अपन बराबर। फिर मैंने तुमको बताया कि एंट्रोपी भी अपने को मालूम पड़ जाएगा। देखो फिर यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर हुआ, अगर एंट्रोपी बढ़ रहा है तो प्रोसेस, यहाँ तक समझा क्या, बोलो। अरे आगे कंफ्यूजन होना, इसके लिए तुमको एक बार क्लियर कर रहा मैं, अगर तुम्हारा एंट्रोपी बढ़ रहा है तो प्रोसेस क्या रहेगा। अरे देखो कंफ्यूजन सुनो क्या है, देखो एंट्रोपी किसका बढ़ रहा है, सिस्टम का ना, याद है ना अपन सिस्टम लिए ना इसको, हाँ एक्चुअल लॉजिक तुमको पहले क्लियर कर। देखो सिर्फ सिस्टम का अगर एंट्रोपी बढ़ा तो स्पॉन्टेनियस नहीं रहेगा, समझा। सिर्फ सिस्टम का एंट्रोपी बढ़ा तो तुम्हारा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस ऐसा बोल नहीं सकते हम लोग, सिस्टम प्लस सराउंडिंग दोनों का एंट्रोपी बढ़ना चाहिए मिलके, तो प्रोसेस क्या रहेगा, समझा क्या गया ऐसे ही। एक बार फिर से सुनो। देखो यहाँ पे मैंने तुमको एक पॉइंट क्या क्लियर हुआ अपने को, यहाँ पे एंट्रोपी इंक्रीज हो रहा है तो प्रोसेस कैसा है, स्पॉन्ट, इतना यही था बराबर। लेकिन कंफ्यूजन किसका एंट्रोपी, सिस्टम का कि सराउंडिंग का, तो मेरा आंसर है सिस्टम नहीं, अकेला सिस्टम नहीं, अकेला सराउंडिंग नहीं, दोनों, मतलब इन शॉर्ट यूनिवर्स का, सिस्टम प्लस सराउंडिंग क्या रहता है। अगर यूनिवर्स का एंट्रोपी बढ़ रहा है तो प्रोसेस, ये राइट आंसर है, समझा। प्रोसेस कभी स्पॉन्टेनियस रहेगा बताओ, जब पूरा सिस्टम प्लस सराउंडिंग का एंट्रोपी बढ़ेगा तो, समझा। तो यहाँ पे जो लिखा है ना एंट्रोपी इंक्रीजेस तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, तो पहले क्लियर कर लो ये एंट्रोपी किसका है, पूरा यूनिवर्स का है, सिस्टम का, अकेले सिस्टम का नहीं है, समझा। देखो प्रूफ करते देखो, पढ़ो ये रिएक्शन जरा देखो क्या है रिएक्शन में, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड ना H2O2 क्या दे रहा है, 2 मोल्स ऑफ वाटर और ऑक्सीजन। जरा देखो चेंज इन एंट्रोपी का आंसर कितना है, प्लस 126 जूल पर केल्विन। अरे जूल पर केल्विन कहां से आया, यूनिट है बराबर, क्या यूनिट है ना एंट्रोपी का। हाँ बताओ एंट्रोपी बढ़ रहा है कम हो रहा है, प्लस है, बढ़ रहा है बराबर ना। मैंने क्या बोला था, एंट्रोपी बढ़ा तो कौन सा प्रोसेस, लेकिन दूसरा रिएक्शन पढ़ो, हाइड्रोजन 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स 2 मोल्स ऑफ वाटर, इसमें एंट्रोपी, लेकिन फिर भी ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। याद है कंफ्यूजन पहले मैं क्लियर कर दिया था इसके लिए। एंट्रोपी ये देखो, ये जो एंट्रोपी दिया है, मेरे को एक बात बताओ, ये एंट्रोपी यूनिवर्स का एंट्रोपी दिया है क्या तुमको, ये एंट्रोपी रिएक्शन का है, मतलब सिस्टम का एंट्रोपी है वो, समझा क्या। मैंने तुमको क्या बोला था, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कैसे मालूम पड़ता है, यूनिवर्स का एंट्रोपी बढ़ना चाहिए, मतलब सिस्टम प्लस सराउंडिंग का अगर टोटल एंट्रोपी बढ़ा तो ही तुम्हारा प्रोसेस क्या रहेगा, समझा। तो समझा ये क्या आ गया यहाँ पे, अरे इधर एंट्रोपी क्या हो रहा है, किसका एंट्रोपी कम हो रहा है, सिस्टम का हो रहा है। अरे रिएक्शन मतलब सिस्टम, बराबर, सिस्टम का एंट्रोपी कम हो रहा है। तो मैंने पहले बताया था हमको सिस्टम से कुछ लेना देना नहीं है, सिस्टम का भी, सिस्टम प्लस सराउंडिंग से हमारा काम है,
बराबर। सिस्टम प्लस सराउंडिंग का अगर एंट्रोपी बढ़ा तो, हाँ तो सुनो, बोले सर ऐसा कैसे मालूम पड़ा कि ये तो एंट्रोपी कम हो रहा है, तो ये स्पॉन्टेनियस कैसे आया? सुनो, इस सिस्टम का एंट्रोपी कम हो रहा है ना, शायद सराउंडिंग का एंट्रोपी बढ़ता रहेगा और दोनों को प्लस किया तो ज़्यादा आंसर मिलता रहेगा अपने को, समझा? इसके वजह से वहाँ पे क्या आ रहा है, समझा क्या? वो क्लियर है, वो भी क्लियर होगा कि यहाँ पे सब मैथमेटिक्स लिखा हुआ है, सब वही टेंशन मत लो। तो अभी तक हमको क्या क्या मालूम पड़ा है? एक्सोथर्मिक से नहीं मालूम पड़ता है कि स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस, एंडो से भी नहीं मालूम पड़ता ना, बराबर। एंट्रोपी इंक्रीज से मालूम पड़ता है, लेकिन एंट्रोपी इंक्रीज किसका होना चाहिए? यूनिवर्स, तो जाके तुम्हारा प्रोसेस, और जो दिया है ये किसका है? तो तुमको मालूम पड़ेगा कैसा एंट्रोपी बढ़ रहा है, क्या हो रहा है। हाँ, इसके लिए तुम कंफ्यूजन है कि ये स्पॉन्टेनियस आया कैसे जबकि एंट्रोपी कम हो रहा है। भूलो मत, ये एंट्रोपी सिस्टम का है। मैं बोला तुमको किसका एंट्रोपी बढ़ना चाहिए? यूनिवर्स। यूनिवर्स आया नहीं अभी तक, इधर आएगा यूनिवर्स, देखो इधर, इधर तुमको मालूम पड़ेगा सब, समझा? बोलो, क्लियर है ना? चलो, तो इधर ये पॉइंट लिखा, देखो नोट पढ़ो क्या है। रिएक्शन इज, जबकि उसका एंट्रोपी कम हो रहा है ना, एंट्रोपी सिस्टम का एंट्रोपी कम हो रहा है ना, यूनिवर्स थोड़ी दिया अपने को वहाँ पे, बराबर। देखो तुमको ये डेल्टा एस, एक्चुअल में ये डेल्टा एस किसका है बताओ? ये डेल्टा एस जो है ना, ये सिस्टम का है, बराबर। ये जो आंसर दिया है वो सिस्टम का है। तुमको डेल्टा एस निकालना पड़ेगा सराउंडिंग का, बराबर, वो निकालना पड़ता है, बराबर, फॉर्मूला है उसके लिए। फिर दोनों को प्लस करना पड़ेगा, और अगर यहाँ पे आंसर प्लस में आया तो वो प्रोसेस ऐसा मालूम पड़ता है, समझा क्या? ये जो डेल्टा एस दिया है, ये डेल्टा एस किसका है एक्चुअल में? सिस्टम का ही है, समझा? तो इसमें को और क्या निकालना पड़ेगा? दोनों को प्लस करना पड़ेगा, और फिर देखना पड़ेगा कि हमारा आंसर प्लस में आ रहा है क्या, तो जाके मालूम पड़ता है कि वो रिएक्शन क्या है। ऐसे तो ये तो आधा इन्फॉर्मेशन थोड़ी मालूम पड़ेगा तुमको, समझा? चलो आगे बढ़ते हैं। समझा ना अभी तक क्या है? अभी तक याद है जो पढ़ा है मैं तुमको, याद है ना? चलो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ो, क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट, सेकंड लॉ ऑफ, तो बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। बहुत सिंपल है, जो मैंने तुमको बताया ना वही लॉ है। मैंने क्या बोला कि एक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब हो सकता है? जब पूरा यूनिवर्स का एंट्रोपी बढ़ेगा। यूनिवर्स में कौन दो चीज आता है? सिस्टम और सराउंडिंग, मतलब इन शॉर्ट सिस्टम प्लस सराउंडिंग का एंट्रोपी बढ़ा तो प्रोसेस, यही लॉ है जो मैं बोला ना, वही लॉ है। पढ़ो, द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थोड़ा थोड़ा पढ़वाएंगे ध्यान से, स्टेट्स दैट, तो देखो आया ना वर्ड एंट्रोपी, बोला क्या उधर? नहीं, उधर वर्ड आया टोटल में कौन कौन आता है? सिस्टम प्लस, इसके लिए पहले धीरे से क्लियर कर, पहले बता दिया था, राइट? चलो, स्टेट्स दैट टोटल एंट्रोपी ऑफ एंड इट्स, दोनों ना, दोनों देखो उधर क्लियर बोला है, सिस्टम का और प्लस सराउंडिंग दोनों का मिलके बढ़ना चाहिए, समझा? एंड इट्स सराउंडिंग इंक्रीजेस इन, समझा? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में सिस्टम और उसके सराउंडिंग का एंट्रोपी को प्लस करो, जो टोटल एंट्रोपी आया अगर वो बढ़ा तो वो कैसा प्रोसेस? नहीं समझा? समझा रहेगा, इतना भी हार्ड नहीं है वो। ये क्या इतना, वही सीखा कह रहा है ना तुमको मैं। एक बार फिर से पढ़ो जरा, पॉइंट क्या है, याद कर लो पॉइंट को, लॉ है, याद होना चाहिए। द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट द टोटल एंट्रोपी ऑफ सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग इंक्रीजेस इन, कौन सा प्रोसेस? और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस रहेगा तो डिक्रीज होएगा, बराबर ना? समझा क्या? चलो देखो, तो यहाँ पे डेल्टा एस टोटल का फॉर्मूला है, ये अभी हमारे लिए इजी है क्योंकि हमको मालूम पड़ गया है। टोटल में दो एंट्रोपी आता है, किससे से आता है? सिस्टम, SYS मतलब क्या है? वो सिस्टम का शॉर्ट फॉर्म है। SURR मतलब वो सराउंडिंग का शॉर्ट फॉर्म है। तो अगर मैं सिस्टम और सराउंडिंग दोनों का एंट्रोपी प्लस किया तो मेरे को क्या मिलने वाला है? टोटल। और अगर इसका आंसर पॉजिटिव तो और अगर नेगेटिव तो, और अगर जीरो तो इक्विलिब्रियम। इधर लिखा है, देखो यहाँ पे लिखा है, अगर डेल्टा एस टोटल का आंसर जीरो से बड़ा है, जीरो से बड़ा मतलब पॉजिटिव, तो प्रोसेस, बताया था ना, इधर आके क्लियर होगा सब कुछ। अगर डेल्टा एस टोटल का आंसर जीरो से कम तो, और अगर डेल्टा एस टोटल का आंसर जीरो तो प्रोसेस। ये सब याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये सब, समझा है ना? चलो फिर से रिटर्न आते हैं हम लोग किधर थे? हाँ, फर्स्ट पॉइंट तुमको सिखा दिया मैंने ना। चलो सेकंड पॉइंट में एक एग्जांपल लेके सॉल्व किया यहाँ पे, चलो देखते हैं, पढ़ो जरा सेकंड एग्जांपल क्या है। ये याद है क्या प्रॉब्लम? याद है इधर इधर, ये याद है तुमको इधर कंफ्यूजन आया था कि ये कैसा मालूम पड़ा कि ये स्पॉन्टेनियस है, करके दिखाता है कैसा मालूम पड़ा। देखो ये देखो रिएक्शन पूरा सेम है, देखो 2 मोल्स ऑफ वाटर, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गिव्स 2 मोल्स ऑफ वाटर। इसमें अगर मैं डेल्टा एस का आंसर निकालूं तो कितना मिला? तो देखो ये सब दिया रहता है, प्रैक्टिकली निकालना पड़ता है, मैथमेटिकली नहीं निकल सकता है। बोलो कितना था ये? -327 जूल पर। ये डेल्टा एस तुमको पहले से मालूम है, ये सिस्टम का है क्या, सराउंडिंग का है क्या, यूनिवर्स का है? सिस्टम का है। रिएक्शन दिया मतलब वो सिस्टम का है, समझा? बराबर है? चलो ठीक है, इतना। और ये रिएक्शन के लिए डेल्टा एच को क्या बोलते हैं अपन? चेंज इन, याद है ना सबको? एच मतलब क्या? एंथैल्पी, बराबर ना? डेल्टा मतलब चेंज, पढ़ा रहेगा ना इसके पहले का लेक्चर। हाँ,
डेल्टा एस मतलब चेंज इन एंट्रोपी, और डेल्टा एच मतलब फिर से ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन के लिए चेंज इन एंट्रोपी तुमको दिया है क्या? पहले से यहाँ पे लिखा है। चेंज इन एंथैल्पी भी तुम्हारे पास है, कितना है? -572 किलो जूल, बराबर। अब देखो बोथ आर एट, कैसा देखो कितना टेम्परेचर पे है? टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है, टेम्परेचर कितना है अभी भी? 298 केल्विन के टेम्परेचर पे पूरा काम हो रहा है, बराबर, ध्यान दो। हाँ, ये तुमको मालूम है किसका है बताओ? सिर्फ सिस्टम का है। तुमको अगर टोटल चाहिए तो तुमको क्या निकालना पड़ेगा? सराउंडिंग का एंट्रोपी। सराउंडिंग का एंट्रोपी निकालने का फॉर्मूला बताया पहले तुमको, क्या फॉर्मूला है? हीट ट्रांसफर्ड इन रिवर्सिबल मैनर डिवाइडेड बाय टेम्परेचर इन केल्विन ना, एट विच द चेंज टेक्स प्लेस। ठीक है, तो ये दिख रहा है डेल्टा एस सराउंडिंग का निकालने, डेल्टा एस सराउंडिंग का अगर तुमको वैल्यू निकालने का है तुमको ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। दिख रहा है फॉर्मूला ये? अरे पहले से लिख दे, क्योंकि छोटा सा मैथमेटिक्स में क्या सिखाऊं तुमको, बराबर। ये कहाँ से आया? ये इधर से आया फॉर्मूला, देखो ना, Q रिवर्सिबल डिवाइड बाय टेम्परेचर। याद करो मैं तुमको एक एंथैल्पी का इधर डेरिवेशन कराया था शायद 5th या 6th लेक्चर में, उधर डेल्टा एच का आंसर मैंने प्रूफ किया था इक्वल टू QP। याद है क्या किसको? डेल्टा एच का आंसर क्या रहता है? मतलब मैं डेल्टा एच के पे Q लिख सकता है, हीट ट्रांसफर लिख सकता है, डेल्टा एच के पे क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। उल्टा भी पॉसिबल है, Q के जगह पे डेल्टा एच भी लिख सकते हैं अपन। डेल्टा एस सराउंडिंग का फॉर्मूला क्या है? Q रिवर्सिबल बाय, अभी मैंने क्या बताया? Q के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? बताया ना, ये प्रूफ किया बच्चे, अभी अभी हमें नहीं बात कर रहा, मैं पहले पढ़ा दिया है सब चीज, बराबर। तो मैं Q रिवर्सिबल के जगह पे क्या लिखेगा? लिख सकते हैं, ऐसा प्रूफ किया हुआ चीज है सब पहले के लेक्चर में। तो मैंने Q रिवर्सिबल के जगह पे क्या लिख दिया? डेल्टा एच। नीचे का देखो T एज इट इज है, ध्यान दो, तुम्हारे पास डेल्टा एच का वैल्यू पहले से है, साइन नहीं देखने का अपने को, साइन से मतलब नहीं, बराबर। डेल्टा एच का वैल्यू कितना है? 572 किलो है, किलो, किलो को, अरे किलो मतलब कितना? 10⁻³ ना, 1 किलोग्राम 1000 ग्राम ना, तो किलो हटा है तो क्या आता है? 10⁻³ आता है। क्या कर रहा है मैं? अरे मैं डेल्टा एच का वैल्यू उठा के इधर पुट कर दिया है, और टी टेम्परेचर बताया था ना, कितने टेम्परेचर काम हो रहा था? 298 उठा के पुट कर दिया। जब दोनों को सॉल्व किया ना, कितना आता है? इतना आता है। ये करके देख लो तुम लोग चाहिए तो, कितना आता है? 19। अब सुनो मेरे को बताओ, ये रिएक्शन के लिए सिस्टम का एंट्रोपी कितना है? अरे भूल गए, आंसर नहीं दे रहे अभी तुम लोग, क्या पढ़ा फिर? ये रिएक्शन के लिए सिस्टम का एंट्रोपी कितना है? -372 जूल पर केल्विन। ये रिएक्शन के लिए सराउंडिंग का एंट्रोपी कितना है? ये क्या निकाला? अरे ये क्या निकाला ना, 1919 जूल पर केल्विन। इधर से तुम ये दोनों को देख के तुमको मालूम पड़ेगा क्या कि ये स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है? नहीं, क्या निकालना पड़ेगा? टोटल सिस्टम का एंट्रोपी को तुमको प्लस करना पड़ेगा, किसके साथ? हाँ, सिस्टम का एंट्रोपी है ना मेरे पास, कितना है? देखो मैं, देखो एस टोटल निकाल रहा है, सिस्टम का एंट्रोपी कितना है? -327 जूल पर केल्विन, और मेरे पास अभी मैंने जस्ट सराउंडिंग का एंट्रोपी भी निकाला है 1919 जूल पर केल्विन। दोनों को प्लस किया, आंसर आता है 15। प्लस आया क्या माइनस आया? मतलब प्रोसेस समझ गया, समझ गया ना अभी? समझा? तो सिस्टम के एंट्रोपी से नहीं मालूम पड़ेगा, सराउंडिंग के एंट्रोपी से भी नहीं मालूम पड़ेगा, लेकिन किसके एंट्रोपी से मालूम पड़ेगा? टोटल, डेल्टा एस टोटल मालूम पड़ा। अगर वो पॉजिटिव आया मतलब 0 से बड़ा आया तो द रिएक्शन इज, समझ गया ना अभी? अरे कभी से वही चला था ना, स्पॉन्टेनियस में कंफ्यूजन था, अब क्लियर हुआ कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कब रहेगा? जब डेल्टा एस टोटल का आंसर 0 से बड़ा रहेगा तो, और अगर 0 से कम रहेगा तो, और अगर 0 रहेगा तो, समझ गया ना? हाँ, एक पॉइंट है वहां पे, वो पढ़ते हैं। तुमको मालूम है कि एंट्रोपी, देखो पढ़ो, बहुत सिंपल सा, इतना भी हार्ड नहीं, पढ़ो क्या? टोटल एंट्रोपी इंक्रीजेस ड्यूरिंग, यही लिखा है यार, यही लिखा है ना, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में टोटल एंट्रोपी इंक्रीज होता है, प्लस में आता है आंसर, बराबर। और आगे पढ़ो। हाँ, तुमको मालूम है ये जो भी रिएक्शन और अल्टीमेटली उसको किधर आके रुकने का है? इक्विलिब्रियम पे ना। हाँ, प्रोसेस दैट फाइनली रीचेस इक्विलिब्रियम। और अगर एक बार इक्विलिब्रियम पे आ गया तो बताओ डेल्टा एस का वैल्यू क्या रहेगा? उधर 0 हो जाएगा ना, बराबर। हाँ, वहां पे रैंडमनेस बढ़ जाता है, बराबर, और कुछ नहीं। देखो पढ़ो क्या, किधर पढ़ा मैंने? टोटल एंट्रोपी इंक्रीजेस ड्यूरिंग द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस दैट फाइनली रीचेस द, जिसको लास्ट में अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम पे आके रुकना है, बराबर। इक्विलिब्रियम करस्पॉन्ड्स टू मैक्सिमम टोटल एंट्रोपी, यहाँ पे वैल्यू बहुत ज्यादा रहता है, बराबर, ऐसा है। चेंज मत देखो ना पे, अरे ये टोटल एंट्रोपी, इससे मत इसको कंपेयर करो। अब बोले सर डेल्टा एस टोटल तो 0 है, इसको मैक्सिमम कैसे बोलेंगे अपन? अरे ध्यान से पढ़ो, ये क्या लिखा है खाली, और इसको क्या बोलते हैं? चेंज इन टोटल एंट्रोपी। समझा क्या? दो अलग अलग चीजें, वो नहीं समझा? अलग अलग, समझा? तो इक्विलिब्रियम पे टोटल एंट्रोपी ज्यादा रहता है, लेकिन चेंज इन टोटल एंट्रोपी 0 रहता है।
अरे देखो ना ये कितना है, 0 आया ना, समझा पॉइंट क्या है, इजी है ना। चलो एक लास्ट क्वेश्चन, देखो अभी भी एक प्रॉब्लम है, देखो प्रॉब्लम क्या है, ये इतना बड़ा कैलकुलेशन करने का सबसे मेन प्रॉब्लम है सराउंडिंग। सराउंडिंग का डिफाइन याद है, पहले लेक्चर में पढ़ाया था थर्मोडायनामिक्स के। सराउंडिंग इज अ लार्ज स्टॉक ऑफ मास ना, पढ़ाया था ना। देखो सिस्टम सराउंडिंग समझ में आता है क्या तुमको? समझो मैं ये मार्कर पे रिएक्शन कर रहा है, तो ये मार्कर में लेके आए और इसको छोड़ दिया ना, इसको छोड़ दिया तो बाकी सब क्या रहेगा। तो सोचो ना सराउंडिंग पे कैलकुलेशन करना कितना डिफिकल्ट रहेगा। और यहाँ पे क्या आया, सराउंडिंग ही आया ना, ये प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम देखा गिब्स ने, बराबर। गिब्स एक साइंटिस्ट का नाम है, वो सब नहीं उसका इधर रहेगा, देखो क्या JW गिब्स अमेरिकन साइंटिस्ट था, बराबर। इसने देखा कि इधर एक प्रॉब्लम है, ये जो कैलकुलेशन में एक प्रॉब्लम है। सराउंडिंग के साथ जब भी कैलकुलेशन करेंगे कुछ ना कुछ तुमको एरर मिलेगा। और एक्चुअल में सराउंडिंग पर डिपेंड ही नहीं होना चाहिए ना, काम सिस्टम के लिए कर रहे हैं ना, सराउंडिंग पे कैसे डिपेंडेंट है, समझा। तो उसने ये सराउंडिंग का कंसेप्ट हटा दिया और अपना खुद का नया कंसेप्ट लेके आया। पूरा नाम था JW गिब्स, तो उसने एक नया कंसेप्ट बनाया गिब्स एनर्जी, समझा। ये यूज किया ना तो तुमको डेल्टा एस सराउंडिंग नहीं यूज करना पड़ेगा, समझा। अरे प्रॉब्लम है ना ये निकालना, ये वैल्यू निकालना बहुत प्रॉब्लम है ना इसमें। सराउंडिंग का लार्ज स्टॉक ऑफ मास कैसा कैलकुलेट करेंगे वहां पे, समझा। तो सराउंडिंग एक प्रॉब्लम है समझो, तो ये हटाया किसने, गिब्स ने, समझा। तो समझा अभी तक, समझा जो पढ़ाया। एक लास्ट टॉपिक गिब्स एनर्जी, अरे बोलो ये समझा क्या जो पढ़ाया, याद है ना पूरा सबको। चलो एक लास्ट पढ़ते हैं गिब्स एनर्जी, बराबर। तो समझा गिब्स ने काम क्या किया है, समझा। एक प्रॉब्लम था यहाँ पर, प्रॉब्लम था कि सराउंडिंग पे कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो सराउंडिंग से अच्छा जो भी पैरामीटर कैलकुलेशन में इन्वॉल्व है वो सिर्फ किस पे डिपेंड करना चाहिए, सिस्टम पे, तो राइट रहेगा ना, तो एकदम एग्जैक्ट आंसर आएगा। ये काम किसने किया, JW गिब्स, बराबर, अमेरिकन साइंटिस्ट ना। चलो अच्छा मैं थियोरेटिशियन था यहाँ पे, बराबर, मतलब थियरी, समझा, ज्यादा मैथमेटिक्स नहीं। पढ़ो फर्स्ट पॉइंट, इट इज नेसेसरी टू डिटरमाइन डेल्टा एस सिस्टम। अरे अगर तुमको प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस, ध्यान देना सब लोग यहाँ पे, ध्यान यहाँ पे। इट इज नेसेसरी टू डिटरमाइन डेल्टा एस सिस्टम, सिस्टम का एंट्रोपी भी निकालना पड़ेगा, सराउंडिंग भी निकालना पड़ेगा, प्लस भी करना पड़ेगा, समझा। तो जाके तुमको मालूम पड़ेगा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस की नॉन स्पॉन्टेनियस की इक्विलिब्रियम, समझा ना। तो प्रॉब्लम है ना यहाँ पे डेल्टा सराउंडिंग में, समझा। फॉर प्रेडिक्टिंग द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन, एक बार फिर से पढ़ो, तुम लोग खुद से पढ़ो क्या देखो। इट इज नेसेसरी टू डिटरमाइन डेल्टा एस सिस्टम एंड डेल्टा एस सराउंडिंग टू फॉर प्रेडिक्टिंग, मतलब तुमको स्पॉन्टेनिटी चेक करने के लिए दोनों आंसर चाहिए, सिस्टम और सिस्टम मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेन चैलेंज क्या है, सराउंडिंग, वो हटना चाहिए, बराबर। तो उसको हटाए क्या लेके आएंगे अपन, गिब्स एनर्जी, बराबर, जी रहता है। पढ़ते चलो, पढ़ो। वी आर मोर इंटरेस्टेड इन, ये तो बताया तुमको, थोड़ी सराउंडिंग थोड़ी कैलकुलेट करते बैठेंगे हम, जिधर काम कर रहे उधर ध्यान देंगे ना खाली। हाँ, वी आर मोर इंटरेस्टेड इन सिस्टम। दस अगर सोचो ये सराउंडिंग के जगह पे कोई ऐसा पैरामीटर जो सिर्फ सिस्टम पे डिपेंड करता है, वो ज्यादा अच्छा रहेगा ना, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, बराबर, वही लिखा है। दस इट इज therefore more convenient, ज्यादा इजी है, more convenient to consider the criterion of spontaneity। देखो स्पॉन्टेनिटी चेक करने के लिए सराउंडिंग पे डिपेंड होने का नहीं, ऐसा बोल रहा है, बराबर। कंसिडर द क्राइटेरियन ऑफ स्पॉन्टेनिटी इन द टर्म ऑफ थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी, किसका होना चाहिए, सिस्टम, समझा। समझ में आया क्या, ऐसी गया, समझा ना। बोलने का मतलब है ज्यादा कन्वीनियंट तुम्हारा कैलकुलेशन तब रहेगा जब तुम्हारा थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी किसका रहेगा, सराउंडिंग का नहीं चाहिए अपने को, समझा ना। चलो पॉइंट नंबर 3, वो नाम है वो, पढ़ो जरा पॉइंट क्या है। दिस प्रॉब्लम वाज सॉल्व्ड बाय अमेरिकन थ्योरेटिशियन, क्या दिया, JW गिब्स। ही इंट्रोड्यूस, खुद का नया थर्मोडायनामिक फंक्शन बना दिया, क्या, गिब्स एनर्जी, बराबर। पढ़ो, ही इंट्रोड्यूस्ड न्यू थर्मोडायनामिक फंक्शन कॉल्ड गिब्स एनर्जी। डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल G। समझ में आ रहा है, अरे क्या काम हो रहा है, समझा क्या, डेल्टा सराउंडिंग हटा देंगे हम लोग, समझो, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे आगे डिटेल में, अभी तो जस्ट इंट्रोडक्शन है। हाँ, इसका उसने खुद का डिफाइन भी बनाया, डिफाइन सुनो, देखो, G मतलब क्या, गिब्स एनर्जी, H मतलब क्या, एंथैल्पी ना, H मतलब एंथैल्पी, T मतलब क्या, टेम्परेचर, S पढ़ाया ना आज, एंट्रोपी। सुनो डिफाइन सुनो, गिब्स एनर्जी, डिफाइन खुद से बनाने का, पढ़ने का नहीं। गिब्स एनर्जी इज डिफाइंड एज द डिफरेंस, माइनस मतलब डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ एंथैल्पी एंड, बीच में इंटू है ना, इंटू मतलब प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड, खत्म ना। बोलेंगे एक बार, ये देख के नहीं बता रहे ना तुम लोग, इसको देख के बोलो, ये फॉर्मूला देख के बताओ, बोलो क्या है। गिब्स एनर्जी इज डिफाइंड एज द डिफरेंस ऑफ एंथैल्पी एंड प्रोडक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड एंट्रोपी। ये याद है क्या तुमको, ये पढ़ाया था तुमको, याद है क्या ये, बोलो जरा बिना के बोलो क्या था, चेंज इन एंट्रोपी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हीट ट्रांसफर्ड, एक मिनट, चेंज इन एंट्रोपी किसका रहता है, फिर से बोलो,
change in entropy of system is defined as the ratio of heat transferred in reversible manner to the temperature in Kelvin. कौन सा टेम्परेचर है at which change takes place? ये बोलो जरा, फिर से बोलो जरा, क्या था? Gibbs energy is defined as the difference of enthalpy and product of temperature and, ये भी याद, एक लास्ट पॉइंट है बरा, लास्ट पॉइंट है, अगर समझो कांस्टेंट टेम्परेचर, कैसा टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है और प्रेशर कांस्टेंट है तो मेरे को अगर चेंज इन गिब्स एनर्जी निकालने का, देखो जो दो चीज रहता है एक्चुअल में, एक रहता है एंट्रोपी और दूसरा उसका एंट्रोपी चेंज भी आना चाहिए ना अपने को। तो वैसे ही जैसा गिब्स एनर्जी वैसे क्या होना चाहिए, चेंज इन गिब्स एनर्जी या फिर गिब्स एनर्जी चेंज, एक ही मतलब बराबर। तो अगर मेरे को चेंज इन गिब्स एनर्जी निकालने का है तो चेंज सबको देना पड़ेगा, डेल्टा सबको देना पड़ेगा। बोलो क्या आएगा, डेल्टा एच माइनस डेल्टा टी भी आएगा, एस भी आएगा, दोनों को डेल्टा लगेगा। लेकिन जरा पॉइंट समझो, मैं क्या बोल रहा है, डेल्टा का मतलब बताओ पहले क्या है, चेंज। पॉइंट सुनो, टेम्परेचर कैसा है, तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो उसमें चेंज लगेगा क्या, अरे चेंज किस में लगता है, जो चेंज होता है, मैं बोल रहा है ना टेम्परेचर क्या है, तो ये टी किधर आएगा, पीछे आ जाएगा ना। तो बताओ डेल्टा जी का वैल्यू क्या रहेगा, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा, देखो है ना ऊपर, अरे क्या है, इधर लिखा है ना, बराबर है, पढ़ो पॉइंट पढ़ो। द चेंज इन गिब्स एनर्जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज गिवन बाय डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी। समझा मैं टी बाहर क्यों लेके आया, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। अगर कोई न्यूमेरिकल में टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो टी को वापस अंदर डाल दो, डेल्टा टी एस, समझा ब्रैकेट में कैसे, बोलो समझा है ना। आज जो पढ़ा है सब याद है क्या तुमको, याद है ना, याद है फर्स्ट क्या पढ़ा अपन ने वहाँ पे, क्या की पॉइंट देखा अपन ने स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का, याद है हमको, सिंपल सी बात, मेन की पॉइंट तो याद ही है। इधर देखा क्या है, इट ऑकर्स ऑफ इट्स ओन, बराबर, एंड डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल एजेंसी फॉर इट, बराबर, उसका चेंज में कुछ इंपॉर्टेंट। फिर देखा इट एक ही डायरेक्शन में ना, और एक्सटर्नल स्टिमुलेंट आया तो रिवर्स भी जाता है, बराबर। फिर देखा रैपिड भी हो सकता है, स्लो भी हो सकता है। फिर फोर्थ पॉइंट देखा कुछ भी हो, रिटर्न लास्ट में किधर आने का है, इक्विलिब्रियम। फिर ये हम लोग ने स्टार्ट किया एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी। इसमें देखा जो रिएक्शन है उसको लास्ट, मतलब वो कौन से डायरेक्शन में जाता है, जहां पे एनर्जी लो रहता है, लो डायरेक्शन में जाएगा। फिर हमने सेकंड पॉइंट में देखा एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखा था ना, किसके साथ बताओ जरा, NaOH और HCl, रिएक्शन कैसा था और प्रोसेस, समझा। फिर हम लोगों ने एक एंडोथर्मिक रिएक्शन देखा, मेल्टिंग ऑफ आइस, रिएक्शन कैसा है, प्रोसेस, याद है ना। और एक एंडोथर्मिक रिएक्शन देखा था, डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट ना, नमक को पानी में मिक्स किया, कैसा रिएक्शन, प्रोसेस, याद है ना, बराबर। फिर हम लोग इधर कंफ्यूज हो गए कि कैसा मालूम पड़ेगा, स्पॉन्टेनियस एंडोथर्मिक में आता है क्या एक्सोथर्मिक। फिर मालूम पड़ा एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक से नहीं मालूम पड़ता है, वो तुमको मालूम पड़ेगा डेल्टा एस टोटल से, बराबर ना। हाँ, फिर हम लोग आए एंट्रोपी में। एंट्रोपी में क्या देखा, याद है, तीन कुछ तो देखा था यहाँ पे। पहले का दो नाम, पहले का हाईली ऑर्डर्ड स्टेट या फिर ऑर्डर्ड स्टेट, सेकंड डिसऑर्डर्ड या फिर लेस डिसऑर्डर्ड, लास्ट हाँ जब हम लोग समझो स्टेबल या फिर क्या बोल सकते हैं ऑर्डर्ड स्टेट, ऑर्डर्ड स्टेट से डिसऑर्डर्ड स्टेट में जाएंगे या फिर लेस डिसऑर्डर्ड स्टेट से हाईली डिसऑर्डर स्टेट में जाएंगे, एंट्रोपी क्या होता है, बढ़ेगा, रैंडमनेस, समझा, याद है ना तुमको, डिसऑर्डर बढ़ेगा, तीनों एक ही चीज है, बराबर, ठीक है। फिर हम लोगों ने फिर यहाँ पे पॉइंट नंबर 2, वही पॉइंट नंबर 2 बताया शायद मैंने तुमको ना। हाँ, पॉइंट नंबर 3 में देखा ये जो डिसऑर्डर, ये जो रैंडमनेस है, इसको मेजर करने वाला कौन है, एंट्रोपी है। थर्ड पॉइंट तो वही तो था, बराबर। फिर फोर्थ पॉइंट में देखा जितना ज्यादा डिसऑर्डर रहेगा, जितना ज्यादा रैंडमनेस रहेगा, उतना ज्यादा क्या मिलेगा तुमको, एंट्रोपी, समझा। फिर हम लोग नया क्वेश्चन में आया किधर, क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी। वो पहला पॉइंट तो इधर पॉइंट है ना, मेन पॉइंट ये तुमको तो ये तो याद ही है, तुमको याद कराना ये मैं चीज। फिर हम लोगों ने यहाँ पे देखा एंट्रोपी या फिर एंट्रोपी चेंज कैसा फंक्शन है, स्टेट, मतलब प्रेजेंट स्टेट पे डिपेंड करेगा, हिस्ट्री पे डिपेंड नहीं करेगा। चलो, फिर उसके बाद मैंने बताया कि यहाँ पे ये क्यों रिवर्सिबल ऊपर क्यों आया, और ये टेम्परेचर याद है ना, और एकदम डिटेल में बताया था। जैसे ही मैंने हीट सप्लाई किया, वो अंदर जो मॉलिक्यूल था उसका रैंडमनेस बढ़ गया, उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया, बराबर ना, इसके लिए एंट्रोपी बढ़ गया। ये हीट बढ़ा, एंट्रोपी बढ़ा, तो सामने सामने आ गया, डायरेक्टली हो गया। फिर ये लास्ट वाला पॉइंट, जैसे मैंने कोई एक, मेरे पास एक सब्सटेंस है जिसका टेम्परेचर पहले से ज्यादा है ना, भूल गए क्या, हाई टेम्परेचर पे, अगर हाई टेम्परेचर पे थोड़ा सा हीट दिया तो रैंडमनेस ज्यादा आता है कम आता है, कम आता है ना।
तो हाई टेम्परेचर पे कम रैंडमनेस, मतलब एंट्रोपी कम टेम्परेचर ज़्यादा, इनवर्स है ना। और वही हाई रैंडमनेस कब आया था बताओ? लो, याद है आइस में 0 डिग्री सेल्सियस पे थोड़ा सा हीट दिया और मेल्ट हो गया ना फटाक से, बराबर। कम टेम्परेचर पे होता है, कम टेम्परेचर पे ज़्यादा एंट्रोपी और ज़्यादा टेम्परेचर पे, इसके लिए इन्वर्सली हो गया। हाँ, फिर पढ़ा एंट्रोपी एंड, इधर भी एक कंफ्यूजन हमको मिला, बराबर। हमने यहाँ पे देखा कि डेल्टा एस का वैल्यू बढ़ेगा, मतलब एंट्रोपी का, अगर एंट्रोपी बढ़ता है तो प्रोसेस, लेकिन बाद में जाके मालूम पड़ा कि वो एंट्रोपी जो दिया है, देखो यहाँ पे कंफ्यूजन है ना हमको, ये चलो ठीक है, इधर एंट्रोपी बढ़ा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस चलेगा, लेकिन इधर एंट्रोपी कम हुआ तो भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस। फिर बाद में मालूम पड़ा अरे वो ये जो एंट्रोपी, किसका एंट्रोपी है वो? सिस्टम। एक्चुअल आंसर किधर रहता है? टोटल में। सेकंड लॉ याद है क्या? याद है क्या सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? बोलो क्या बताओ? द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट टोटल एंट्रोपी ऑफ सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग इंक्रीजेस इन कौन सा प्रोसेस? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, ये सब याद है ना तुमको? फिर ठीक है, फिर ये मेन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर चेंज इन एंट्रोपी टोटल ज्यादा है 0 से तो, अगर डेल्टा एस टोटल 0 से कम है तो, अगर डेल्टा एस टोटल का आंसर 0 है तो, इजी ना। फिर याद है फिर प्रॉब्लम क्या है? सॉल्व कर सकते कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सराउंडिंग पे कोई पैरामीटर डिपेंडेंट है, वो बहुत ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है, बराबर। तो वो काम किसने वर्क, मतलब वो काम किसने किया? गिब्स ने। पूरा नाम क्या है? JW गिब्स, अमेरिकन थ्योरेटिशियन ना। हाँ, फिर यहाँ पे देखा हम लोगों ने कि सिस्टम और सराउंडिंग दोनों का एंट्रोपी निकालना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, तो जाके टोटल आएगा, और वो 0 से ज्यादा है तो स्पॉन्टेनियस, तो उतना काम करना पड़ेगा ना। तो ये काम थोड़ा इजी किसने बना दिया? JW गिब्स ना। याद है यहाँ पे इसने क्या किया? खुद का एक क्या बनाया? थर्मोडायनामिक फंक्शन। क्या नाम दिया उसको? गिब्स एनर्जी। समझा? फॉर्मूला याद है इसका? डिफाइन याद है क्या? डिफाइन बोलो जरा, एक लास्ट टाइम बोलो क्या है? गिब्स एनर्जी इज डिफाइंड एज द डिफरेंस ऑफ एंथैल्पी एंड प्रोडक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड एंट्रोपी। चेंज इन गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला याद है क्या? डेल्टा जी क्या रहता है? डेल्टा एच माइनस, लेकिन ये फॉर्मूला कभी लगेगा मालूम है ना? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, बराबर। वैसे प्रेशर तो आया नहीं, लेकिन अगर समझो पी भी रहता तो पी को मैं बाहर लेता था, समझा है ना? ठीक है, आज इतना ही रहेगा। एक लास्ट लेक्चर और लगी है, उसमें थोड़ा मैं तुमको गिब्स एनर्जी डिटेल में सिखाता है और थोड़ा न्यूमेरिकल करेंगे वहाँ पे। चलो ठीक है।